आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी ऑफ छत्तीसगढ़। जो सिलेबस है मेन का, उसमें कहाँ है वो पहले बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है, राज्य सेवा परीक्षा, और उसमें भी बात कर रहा हूँ मेन के लिए मुख्य परीक्षा, जब भी अपीयर होंगे आप, मैं अभी रिसेंट का ही ले रहा हूँ 2025, जिस पर अभी प्रीलिम्स होना है, फिर उसके बाद मई में मेन होना है, तो मैं 2025 ले रहा हूँ। आप जब भी अपीयर होंगे अपने एज के अकॉर्डिंग, सिलेबस जो भी होगा, फिलहाल अभी जो सिलेबस है और जो नया एडवर्टाइजमेंट है 25 का, उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन अगर देखा जाए तो इसमें टोटल पेपर हैं 7 पेपर है, जिसमें से 5 जो है वो जीएस का पेपर है, सामान्य अध्ययन का पेपर है। बाकी जो 2 पेपर बचा उसमें से एक जो है वो लैंग्वेज का है और दूसरा पेपर जो है वो एसए का है। तो टोटल 7 पेपर है मेन। हर पेपर जो है वो 200 मार्क्स का है। हर पेपर में जो अंक है वो 200 है। टाइम आपको मिलेगा वो है 3 आवर्स, और जो पेपर होगा वो 7 पेपर है, 4 दिन में होगा, कंटिन्यू होगा, 2-2 शिफ्ट में होता है पेपर जो है वो। जैसे इस बार की बात किया जाए, इस बार पेपर है, मैं स्टेट सर्विस मेन 2025 बोल रहा हूं ना, इसमें पेपर होना है मई में। तो जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है ये 2 शिफ्ट में होगा। फर्स्ट डे 2 शिफ्ट है, एक शिफ्ट होता है 9 to 12 नून, 9 से 12 बजे के बीच, 3 घंटे का है पेपर। फिर उसके बाद 2 घंटे का इंटरवल है, अगला शिफ्ट होगा। दूसरा शिफ्ट है वो है 2 से 5 बजे की। ये आफ्टरनून समझ सकते हैं, मॉर्निंग स्टार्ट होके इसको इवनिंग तक समझ सकते हैं, दोपहर में स्टार्ट होके। ऐसे ही चलेगा पूरा। अगले दिन भी 2 शिफ्ट में पेपर है, फिर अगले दिन 2 शिफ्ट में पेपर है, तो 2-2 करके 6 पेपर निपट जाएगा। एक पेपर रहेगा वो आपका एक शिफ्ट में होगा लास्ट में। अब इसी पर बात कर रहा हूँ, जो पेपर फर्स्ट है, जहां जहां सीजीजीएस है उस पर बात करूंगा बेसिकली। जो स्टेट सर्विस मेन एग्जामिनेशन का जो पहला पेपर है, जो लैंग्वेज का पेपर है, भाषा है, मैं फिर से बोल रहा हूं 200 मार्क्स का ये पेपर है, 200 अंक का पेपर है, जिसमें से इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। इसका पार्ट 1 हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड है। जो भाषा लैंग्वेज का पेपर है मेन का, उसका जो पार्ट 1 है, 3 पार्ट में बटा हुआ है, 3 भाग में। इसका पार्ट 1 जो है वो हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड है। जो इसका पार्ट 2 है वो इंग्लिश है, और इंग्लिश भी 10th लेवल का, जो 10वीं बोर्ड लेवल का इंग्लिश है, ग्रामर वगैरह जो है। और जो इसका पार्ट 3 है वो छत्तीसगढ़ी है। इसमें अगर सीजीजीएस देखें तो कहीं नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको जब आप ट्राइब्स पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा थोड़ा सा लैंग्वेज वाली कहानी, जो लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन है वो मिलेगा। बाय द वे अगर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो यहाँ जीएस नहीं है, सीजी का बोल रहा हूँ। जो मेन का पेपर सेकंड है, दूसरा जो पेपर है वो है फिर से अगेन 200 मार्क्स का है। ये है एसए से रिलेटेड निबंध का पेपर है। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। इसका जो पार्ट 1 है वो नेशनल इंटरनेशनल इशू बेस्ड है। नेशनल इंटरनेशनल जो भी कुछ इवेंट है जो राष्ट्रीय स्तर पर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, उससे निबंध आएगा। आपको ऐसे दिया जाएगा इस इशू पे 4, उसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने होंगे। 2 अटेम्प्ट करने होंगे। हर निबंध का जो वर्ड लिमिट है वो 750 वर्ड्स है। स्पेस मिलेगा आपको, हर निबंध का जो स्पेस है वो 750 वर्ड्स। 750 वर्ड्स में आपको 4 में से कोई 2 अटेम्प्ट करने। पार्ट 2 इसका कनेक्शन जो है वो स्टेट इशू से है, छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई मुद्दा है उस पर क्वेश्चन आएगा। ये नेशनल इंटरनेशनल है, ये स्टेट से रिलेटेड है।
फिर अगेन यहाँ पर भी आपको 4 कोई ऐसे दिया रहेगा, उसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने। अगेन इच एक निबंध जो है वो 750 वर्ड्स के 2 निबंध आपको लिखने। डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जैसे मैं यहाँ पर बोला कि 200 मार्क्स का है, तो जो 200 है उसमें से हिंदी लैंग्वेज से आएगा 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 100 मार्क्स के साथ है हिंदी लैंग्वेज। जो इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी है ये 50-50 मार्क्स के साथ मार्क्स है ना, जो ये लिखा हूँ 200 उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। 200 में से 100 मार्क्स का हिंदी आएगा, 50 मार्क्स का इंग्लिश है और 50 मार्क्स का छत्तीसगढ़ी है। वैसे यहाँ 200 लिखा हूँ, उसमें से 100 जो पार्ट 1 से 2 निबंध लिखना है उसमें से एक निबंध का मार्क्स है 50, तो 2 है तो 100। सेम कहानी यहाँ है, 2 निबंध लिखना है, एक का है 50 तो 2 का है 100। यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कहानी शुरू है, वो है जीएस पेपर नंबर। अब बोल रहा हूं जनरल स्टडी का पेपर है। यहां से स्टार्ट होता है सामान्य अध्ययन, जीएस का पेपर है 3, 4, 5, 6 और 7। ये 5 पेपर जो है वो जीएस का पेपर है। हर जीएस के पेपर में 3 पार्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर जो फॉर्मेट है या पैटर्न है वो फिक्स है इन 5 के लिए। हर जीएस के पेपर में 3 पार्ट मिलने वाला है आप, और हर जीएस के पेपर का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि कॉमन टाइप का है, क्या डिफरेंट सिलेबस है। 3 पार्ट में मिलेगा। फिर से बोल रहा हूँ, हर पेपर 200 अंक का है तो ये भी 200 अंक का ही होगा। हर एक पेपर 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर फिक्स है नंबर ऑफ क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 46 क्वेश्चन है, और सब कंपलसरी। मतलब आप सभी बनाएंगे तब आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं बनाएंगे तो कोई मार्क्स नहीं। 46 क्वेश्चन कंपलसरी। यहाँ पर आपको 4 में से कोई 2 ही बनाना है, यहाँ भी 4 में से कोई 2 बनाना है। यहाँ कोई फिक्स नहीं है कितना क्वेश्चन देगा, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन जीएस में फिक्स है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 46 होंगे, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब उसको आगे समझा रहा हूँ। पेपर नंबर 3, जो मेन का पेपर नंबर 3 है, इसका टाइटल है हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें है इतिहास, संविधान और लोक प्रशासन। इसका टाइटल है। हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इतिहास है इसमें। अब इतिहास 2 होगा, एक हमारे देश का इतिहास है, इंडिया का, इसका भी तो हिस्ट्री है ना, और दूसरा हमारे स्टेट का इतिहास है। मतलब हिस्ट्री 2 पॉइंट ऑफ व्यू से है। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही हमारे देश का संविधान, कि राज्य एक तलोक है, संविधान एक ही है तो संविधान वही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि आप जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो हिस्ट्री है, अब इसको फिर से मैं बोल रहा हूं 3 पार्ट में बटा हुआ है पेपर। इसका जो पार्ट 1 है वो इंडियन हिस्ट्री है, भारत का इतिहास को रखा गया है यहाँ, भारतीय इतिहास है। जो इसका पार्ट 2 है वो कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये रखा गया। जो दोनों पॉइंट आप देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पार्ट 2 में है। और जो पार्ट 3 है, अब एक चीज छूटा, क्या? हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, जो हमारे राज्य का इतिहास है, वो है पार्ट 3 में। अब सबके लिए कॉमन बोल रहा हूं, पेपर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 सबके लिए कॉमन जो है वो बोल रहा हूं। जो 46 क्वेश्चन आने हैं, इसमें डिसाइड है वर्ड लिमिट। बताया गया है कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो वर्ड लिमिट में ही होगा। 30 वर्ड्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 60, 100, 125, 175, इस पैटर्न में आपको क्वेश्चन मिले। और जो आपको मेन के लिए जो आंसर शीट मिलता है उसको बोलते हैं QAB, क्वेश्चन आंसर बुकलेट। घर लाने के लिए अलग से क्वेश्चन मिलता है, वहां कुछ नहीं करना है आपको, उसको फिलअप करना होता है, रोल नंबर भरना होता है, नाम लिखना होता है, साइड करना होता है। जो आपको आंसर लिखना है उसी में ऊपर में क्वेश्चन मेंशन रहेगा।
तो उसको बोला जाता है क्वेश्चन आंसर बुकलेट। उसमें क्वेश्चन है, स्पेसिफिक लाइन छूटा हुआ है वर्ड लिमिट के बेसिस पे, उस लाइन पे ही आपको आंसर मेंशन करने, तो उसको बोला जाता है क्वेश्चन आंसर बुकलेट। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है वो 30 वर्ड्स में दिया हुआ है, तो उसके लिए 5 लाइन है। अब तक जो 24 जो लास्ट मेन हुआ है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2024, स्टेट सर्विस मेन एग्जाम की बात कर रहा हूं, जो हुआ है बोल रहा हूं ना भाई लास्ट, उसके बेसिस पर बात कर रहा हूं कि उसमें 30 वर्ड्स के क्वेश्चन के लिए 5 लाइन दिया था स्पेस, लाइनिंग वाला मिलेगा, ब्लैंक सीट नहीं मिलने वाला है, लाइन खींचा है, और A4 साइज में मिलेगा आपको, वर्टिकल दिखेगा। पहले आता था 2024 बिफोर 2024 के पहले ये होता था हॉरिजॉन्टल, मतलब आपको वही A4 जो है वो हॉरिजॉन्टल में दिखता था, वही A4 जो है वो वर्टिकल में हो गया, मतलब स्पेस कम हो गया, लाइन बस बढ़ा है। पहले 4 लाइन देता था, वो हो गया है 5 लाइन, तो 5 लाइन मिलेगा। उसी 5 लाइन में आपको अपना आंसर मेंशन करना उस क्वेश्चन का कि क्या आंसर हो सकता है। वैसे ही हर के लिए स्पेस है, जब हम चलेंगे तब आपको बताते चलेंगे क्या कहानी है। अभी जानना ये है कि ये वर्ड लिमिट है, तो इसमें अब कहानी सेट किया गया है, जो 46 क्वेश्चन है उसको डिवाइड किया गया है। मैं क्या बताया, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन है वो है 46, उस 46 को डिवाइड किया गया इस वर्ड लिमिट। जो मेन का 46 में से 22 क्वेश्चन है वो 30 वर्ड्स के होंगे, सीधा 50%, 50% जो प्रश्न है वो सीधा है 30 शब्द वाले। जो 13 क्वेश्चन है 13 वो 60 वर्ड्स के हैं। 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100 वर्ड्स के, एक क्वेश्चन आएगा 125 वर्ड से, और 2 क्वेश्चन मिलेगा 175 वर्ड से। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल 8 करेंगे तो आपको मिलेगा 46। जो 30 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है, अब हर का कुछ वेटेज रखा गया मार्क्स का, डेफिनेटली कि जो नंबर्स हैं वो वर्ड लिमिट के साथ साथ बढ़े होंगे। जैसे 30 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो इसमें कम नंबर होगा, 40 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा नंबर होगा। जो अब मार्क्स पर बात कर रहा हूं, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का। अगर वो 30 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो उस पर हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स, 2 अंक है। 60 वर्ड्स का है तो हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 100 वर्ड्स का है तो 8 मार्क्स का है, 125 है तो 10 है, और 175 है तो 15 है। तो ऐसा इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 22 क्रॉस 2, तो आपको टोटल कितना है 30 वर्ड्स वाले वो मिल जाएगा। ऐसा आप देख सकते हैं, वो काम का नहीं है। अब समझना ये है जो बोलना चाह रहा हूं, ये ऐसा वर्ड लिमिट बांटा गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 46 है। इसी क्वेश्चन को तीनों पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो पार्ट है 3, हर जगह पेपर नंबर 3rd 4th 5th 6th 7 सबके लिए कॉमन है। जो डिवाइड किया गया है वो बोल रहा हूं। अब इसी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूं। इंडियन हिस्ट्री 30 वर्ड्स का क्वेश्चन मिलेगा, 60 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 100 ये क्रॉस, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और मिलेगा 175। सेम पैटर्न रखा गया है जो पार्ट 3 में होगा। जो भी सिलेबस पार्ट 3 में होगा वहां से सेम पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे। ये दोनों जो है वो कॉमन है। अब कॉमन है तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 46। जब पैटर्न कॉमन है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कॉमन होंगे। यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे 17, यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे 17, दोनों से 17 क्वेश्चन आएंगे, चाहे पार्ट 1 में कोई भी सिलेबस हो। अभी मैं पेपर नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूं, वहां कोई भी सिलेबस हो 17 क्वेश्चन मिलेंगे। अलग पेपर में अलग सिलेबस होगा, इस 4th में देखेंगे तो अलग सिलेबस होगा, 5th में अलग सिलेबस होगा। अब कितने क्वेश्चन बचे, टोटल 46 है, 17 + 17 34, बचा कितना 12, 12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पार्ट 2 से। मतलब जहां जीएस के सिलेबस में पार्ट 2 है तो वहां से 12 क्वेश्चन मिलने। अब पैटर्न पर बात किया जाए इससे रिलेटेड, तो यहाँ 30 वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे, 60, 100, 125, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं मिलेगा 175 का। 175 वर्ड्स के क्वेश्चन केवल पार्ट 1 और पार्ट 3 से मिलना है। अब मैं बोला कि 30 वर्ड्स के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 22 है, ऐसा कुछ बोला हूँ। 22 क्वेश्चन आने, वो 22 भी अब डिस्ट्रीब्यूटेड है। 22 में से
22 में से 30 वर्ड से जो क्वेश्चन आने हैं वो इक्वल होंगे कहाँ कहाँ, पार्ट 1 और पार्ट 3 में। सिलेबस के अकॉर्डिंग पैटर्न जो है उसमें 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो कहाँ से, पार्ट 3 और पार्ट 1 से। तो 8 और 8 16 बचा 6, तो वो है आपका पार्ट 2 से। टोटल 22 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो 22 क्वेश्चन है वो ऐसा बटा हुआ है। फिर मैं बोला 60 वर्ड्स के क्वेश्चन आने 13, इसको दिया गया है 5, तो इसको भी सेम 5, तो 5 5 10 बचा 3 क्वेश्चन आएगा पार्ट 2 से 60 वर्ड्स। 100 वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे, संख्या बताई गई 8 में से 3 क्वेश्चन यहां से मिलेगा, तो 3 क्वेश्चन यहां से मिलेगा, कॉमन है सिलेबस, मतलब पैटर्न जो है। तो बचा कितना 2। मैं बोला 125 वाला एक क्वेश्चन है वो यहीं से है, फिर ये तो है नहीं। लेकिन मैं बोला 175 वाला जो है वो 2 क्वेश्चन है, तो एक पार्ट 1 से आएगा और एक पार्ट 3 से आएगा। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह कॉमन है बोल रहा हूँ इसीलिए। मतलब जो पेपर नंबर जीएस का 3 4 5 6 7 ये हर जगह है। ये है पेपर नंबर 3 और ये जीएस का पेपर नंबर है 1। सामान्य अध्ययन का पहला पेपर है। जीएस के 5 पेपर है इस स्टेट सर्विस मेन एग्जाम में, जिसमें से पहला है ऑल ओवर, ये मेन का 3rd पेपर है, जीएस का 1st पेपर है। उसका टाइटल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिस्ट्री में दोनों इंडियन एंड सीजी हिस्ट्री। तो पार्ट 3 में बांट दिया गया इसको 3 पार्ट में। पार्ट 1 में है इंडियन हिस्ट्री, पार्ट 3 में है सीजी हिस्ट्री, पार्ट 2 में है ये जो बचा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब मुद्दा ये है कि यहां पर आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा है, पार्ट 3 पढ़ना है आपको। 75 मार्क्स के साथ वेटेज है, सबको 8 करेंगे तो इसका 75 मिलेगा, इसका 75 मिलेगा, तो हो गया 150। बचा कितना 50। जहां जहां पार्ट 2 में सिलेबस होगा वहां से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 12। जहां जहां पार्ट 1 और 3 होगा वहां से 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 17। मुद्दा ये है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक बड़ा वेटेज है मेन एग्जाम में, ये बताना चाह रहा हूं मैं, आपको ध्यान देना है। ये मैं छत्तीसगढ़ के सिलेबस पर ही बात कर रहा हूँ दादा ना, मैं पीएससी के सिलेबस पे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे छत्तीसगढ़ तक लेके चलना है आपको कि क्या एडवांटेज है और क्या उसका वेटेज है। आपको इंटरेस्ट हो ना हो, स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो करम ठठा के पढ़ना ही है, कोई ऑप्शन नहीं। अगर स्टेट सर्विस सिलेक्शन चाहिए तो छत्तीसगढ़ में कमांड लाएंगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर नहीं होने वाला। वैसे नहीं सोच, ऐसे भी नहीं बोल सकते कि हमारा तो एजुकेशनल बैकग्राउंड छत्तीसगढ़ नहीं रहा है, किसी का नहीं रहा है, न रहेगा। स्कूल एजुकेशन का पार्ट ही नहीं है ना सीजीजीएस जो है, वो तो आप यहीं आए तभी सुनेंगे और आए के बाएं सुनेंगे, तो घबरा भी नहीं जाना है। पता चले कल के डेट में कुछ सुने उसके बाद विचलित हो गए, का बताया जा रहा है समझ ना आ रहा है, आएगा धीरे से आएगा, टाइम देंगे तो समझ आएगा। हिस्ट्री है छत्तीसगढ़ का, वो पढ़ना है आपको। पेपर नंबर 4 मेन एग्जाम का पेपर नंबर 4 है, जीएस का 2nd पेपर है। टाइटल है इसका जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड अप्लाइड साइंस। जनरल साइंस है इसमें। इसके अलावा है एप्टीट्यूड, वही जो नॉर्मली आप देखेंगे पढ़ेंगे। रीजनिंग और अप्लाइड साइंस है, ये सब मिलेगा आपको। जनरल साइंस मतलब 10th सिलेबस ही है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है। एप्टीट्यूड का मतलब है अंक गणित है, ऐसा कोई मैथ्स नहीं पढ़ाने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो 10th लेवल पे पढ़े हैं आप, या नॉर्मल किसी एग्जाम में एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको परसेंटेज समझ आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस समझ आना चाहिए, पाइप सिस्टम समझ आना चाहिए, वो सब चीज़ इसमें है। जो प्रीलिम्स में पढ़ेंगे वही मेन का सिलेबस। मेन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वो आयकर की गणना सीजी बोर्ड से जो भी पढ़े होंगे तो 10th में पढ़े होंगे, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, हाँ तो वो है बस, और वैदिक मैथमेटिक्स है। बाकी नॉर्मल जो तैयारी करते हैं आप स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, वही मेन का सिलेबस है एप्टीट्यूड और रीजनिंग में।
अप्लाइड साइंस में आपको मिलेगा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मेन रखा गया है, जैव विविधता को, पर्यावरण प्रदूषण पॉल्यूशन को यहाँ पर दिया गया है, और स्पेस टेक्नोलॉजी को रखा गया है, जो है अप्लाइड साइंस की बात हो रहा है। और आज का टाइम भी वही है, स्पेस में इसरो का बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। दूसरा चीज़ आप मॉडल समझ रहे हैं, एआई का ज़माना चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी से अवेयर, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ है नहीं, तो थोड़ा बहुत तो जानकारी टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, तभी तो आप एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, पता चले आप गए टेक्नोलॉजी का टर्न ही जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाग ढलंग गए तो थोड़ी ना बनेगा, थोड़ा बहुत अवेयर होना जरूरी है। वही जानकारी देने के लिए पेपर रखा गया है। फिर से अगेन है इसमें 3 पार्ट। पहला पार्ट जनरल साइंस से है। जनरल साइंस बोल रहा हूं मतलब समझ गए, जो सीजी बोर्ड में आप पढ़े होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यही है। और अगेन फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन आएगा वही जो पैटर्न अभी देखे, 30, 60, 100, 175, 8 क्वेश्चन 30 वर्ड्स के, 5 क्वेश्चन 60 वर्ड्स के, 3 क्वेश्चन 100 और 1 क्वेश्चन 170। टोटल मार्क्स का वेटेज 75, नंबर ऑफ क्वेश्चन 17। जो इसका पार्ट 3 है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 3 है वो अप्लाइड साइंस है। यहां पर अप्लाइड साइंस के रूप में आपको मिलेगा, बताया हूं जो, एक तो बोला हूं बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी है, दूसरा है पॉल्यूशन, और तीसरा है टेक्नोलॉजी है, जिसमें से आपको टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2 टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी इसका पार्ट नहीं है, स्पेस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी, ये दोनों रखा गया है। यहाँ से फिर से अप्लाइड साइंस से फिर आपको क्वेश्चन मिलेंगे कितने, 17, वेटेज 75 के साथ है, 30, 60, 100, 175 वर्ड्स के क्वेश्चन मिलेंगे। इसका जो पार्ट 2 है वो ये है एप्टीट्यूड एंड, मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे सिलेबस का हिस्सा नहीं है ये, क्योंकि यहाँ कहीं सीजी का नाम लिया मैं कि सीजी में एप्टीट्यूड रीजनिंग आ जाए, नहीं लिया हूँ ना, हाँ, तो स्किप कर रहा हूँ। इस पेपर से मेरा कोई कहानी नाता रिश्ता नहीं है। पेपर नंबर है अगला, पेपर 5, जीएस का पेपर नंबर है 3। इसका टाइटल है इकोनॉमी एंड जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड जियोग्राफी, ये इसका टाइटल है। अब इकोनॉमी इंडिया का भी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, और सीजी का भी इकोनॉमी है, तो यहाँ दोनों इकोनॉमी है सिलेबस में, इंडियन एंड स्टेट। जियोग्राफी अगेन दोनों की जियोग्राफी, भारत का भी कुछ भूगोल है और छत्तीसगढ़ का भी कुछ भूगोल है, मतलब पूरा इंडिया, छत्तीसगढ़, इकोनॉमी, जियोग्राफी इसी सिलेबस पे। अगेन 3 पार्ट में बटा है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसका पार्ट 1 है वो दोनों इकोनॉमी से रिलेटेड है, यहाँ पर है इंडियन इकोनॉमी भी और सीजी इकोनॉमी भी, फिर से उसको 2 पॉइंट में बांटा गया है पार्ट 1 को, 1.1, 1.2। यहाँ पर है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, और यहाँ पर है सीजी इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, मतलब वो एक ही पार्ट में है, बोल रहा हूँ, अलग अलग नहीं है, उसी पार्ट में। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे आपको 17, वेटेज है 75 मार्क्स का, ठीक, समझ गए। लेकिन अब मिक्स आएगा ना, इंडिया की इकोनॉमी और सीजी इकोनॉमी से मिक्स होके क्वेश्चन आएंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि उस 17 में से कितना आने वाला है, सामने वाले के मूड ऊपर है, पता चले 17 इंडियन इकोनॉमी दे दिया, लेकिन ऐसे भी नहीं कर सकते, चेतिया दिया जाएगा, वो अनफेयर है ना भाई। क्या इकोनॉमी में क्या वही बस की जानकारी होना चाहिए, सीजी इकोनॉमी भी तो जानना जरूरी, तो बैलेंस करके चलता है, कभी 35 कभी 40 ऐसा करके वो देता है, अब तक ट्रेंड है भाई, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। इसका जो पार्ट 3 है वो जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ है, सीजी जियोग्राफी, मतलब फिर से बोल रहा हूं, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे 17, वेटेज है 75, एक मेजर सेक्शन के रूप में मेन का सिलेबस है सीजी जियोग्राफी, जैसे हिस्ट्री का है वैसी अगला कहानी जियोग्राफी का है। इसका जो पार्ट 2 है वो 1 पॉइंट बच गया, अब ये तो दोनों निपट गया है पार्ट 1 में, पार्ट 3 का ये हिस्सा बन गया है, तो बचा क्या, केवल जियोग्राफी में इंडिया का,
जियोग्राफी ऑफ इंडिया ये रखा गया है। मतलब फिर से बोल रहा हूं मैं, इन दोनों पार्ट से आना है 75 मार्क्स, यहां से आएगा 75 और ये होगा 50। अभी मुद्दा ये है कि जो जियोग्राफी है छत्तीसगढ़ का, उसका वेटेज है 75 मार्क्स के साथ, जैसा हिस्ट्री का वेटेज है उसकी के इक्विवेलेंट इसका वेटेज है। इकोनॉमी अभी मान लेते हैं, चलिए 30 मार्क्स का आ रहा है, मान लिया हूं मैं 30 मार्क्स के आसपास मिलेगा आपको। पेपर नंबर अगला है, पेपर है 6, जीएस का 4th पेपर है। इसका टाइटल है फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, ऐसा लिखा हुआ है। फिर अगेन इस पेपर में है 3 पार्ट। इसका जो पहला पार्ट है उसका कनेक्शन है पूरा फिलोसॉफी से, पहला पार्ट है दर्शन शास्त्र, और जो तीसरा नाम लिखा हुआ है उसका संबंध है सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, इसका कनेक्शन है छत्तीसगढ़ से। जो बीच में बचा वो सोशियोलॉजी, इसका कनेक्शन है पार्ट 2 से। यहाँ जो लिखा हुआ है सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उसके सिलेबस को पूरा रीड करेंगे तो आपको कल्चर एंड टूरिज्म मिलेगा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पर्यटन। अगेन फिर से बोल रहा हूँ, वेटेज है इसका 75, 50, 75। काम का है ये, छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है इसका वेटेज आपको दिखेगा अगेन 75 के साथ। तो 3 बड़ा सेक्शन है, हिस्ट्री 75 वेटेज के साथ है, जियोग्राफी और कल्चर। ठीक, पेपर नंबर लास्ट 7 पेपर है मेन स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का, जीएस का ये 5th पेपर, 5वां पेपर है। इसका टाइटल बहुत सारी चीज़ों को लेके है, जैसे इसमें बात किया गया है सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी एंड रेगुलेशन, भारतीय समाज और उसका नियंत्रण। तो समाज को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे संसद क्या बनाती है, टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करती, एक्ट जिसको आप बोलते हैं कानून। तो इसमें 9 बड़े कानून का जिक्र है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986, ST&SC एट्रोसिटी एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ऐसे 9 ठो कानून है इसी। तो कानून के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन वो पार्ट 1 में है। इसका जो पार्ट 1 है वो बटा हुआ है अगेन 3 पॉइंट में, 1.1, 1.2, 1.3। यहाँ पर है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट बोल रहा हूँ, इंडियन एक्ट है जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म किया गया है, भारतीय संसद के द्वारा जो निर्मित की गई है वो एक्ट है, 9 एक्ट है। सिलेबस देखेंगे तो मेरे काम का नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर डीप में नहीं जा रहा हूँ। इसका जो 1.2 है वो सीजी एक्ट है। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक्ट मेंशन नहीं है, बस लिख दिया है सरकार के नियम एवं अधिनियम, कुछ भी पूछता है। अब एक तो एक नहीं हो सकता है ना, एक तो कई होंगे, अलग अलग हर डिपार्टमेंट के अलग अलग हर एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए। इसका जो काम का है वो है वेलफेयर स्कीम, जो सरकार है उसका कल्याणकारी योजना को रखा गया है। मतलब यहाँ पर बेसिकली एक शब्द हम लिख रहा हूँ, इसमें हमको पढ़ना है सरकारी योजनाएं, स्कीम को पढ़ना है। और सीजी का बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का पॉइंट है। इसका जो पार्ट 2 है वो नेशनल है, इंटरनेशनल, दोनों रूप में देख सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स है और ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 है, मतलब इसका सीजी से कोई कनेक्शन नहीं है। पार्ट 3 एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानें, उसका भी सीजी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों को रखा गया है, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे एनआईटी वगैरह सुने होंगे, या डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज है, या डिफरेंट टाइप के सेंट्रल रेगुलेटेड इंस्टीट्यूट्स है, वो सब इसमें आएगा। तो एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसका पार्ट है, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 का पार्ट है। कहीं छत्तीसगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ जहां है वो है ये स्कीम के फॉर्म में।
मतलब यहां से आपको फिर से क्वेश्चन दिख जाएगा 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का क्वेश्चन दिखेगा। तो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं क्या स्टेटस है। मैं बोला कि एक हमको पढ़ना है जियोग्राफी छत्तीसगढ़ का, दूसरा हमको पढ़ना है छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, तीसरा है वही सोशल एस्पेक्ट, कल्चर बोल रहा हूं। ये इंडिविजुअल आपको मेन में दिखेगा 75 मार्क्स के साथ, 75 है। वही अभी देखिए आप इकोनॉमी, इकोनॉमी का वेटेज मान लीजिए 30 मार्क्स के लिए एक आपको बताया गया है अभी पेपर नंबर 7 पे, इसका मान लीजिए 30 मार्क्स का है। ये जो सिलेबस में आपको दिख रहा है, इसके अलावा पेपर नंबर 3, ये जो पेपर नंबर 3 है इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप पढ़ेंगे तो उसका पार्ट 9 है, भारतीय संविधान का एक अध्याय है, भाग है 9, पंचायत राज के बारे में बताया है। और वहीं पर मेंशन है छत्तीसगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना, वहां से भी क्वेश्चन आता है जो सिलेबस में अंदर में है। अभी तक उसमें 18 मार्क्स के क्वेश्चन आए, टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कॉन्स्टी और पबिट से, लेकिन उसमें से भी 18 नंबर छत्तीसगढ़ से दे दिया है। मतलब वो सेटर के मूड के ऊपर होता है। लास्ट स्टेट सर्विस हुआ है 24, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है। 18 में जो इसका ये पैटर्न पे क्वेश्चन आना शुरू हुआ, जो पैटर्न चेंज हुआ 18 सर्विस स्टेट सर्विस एग्जाम से, उस समय से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो कभी आता है कभी नहीं आता है। तो अगर आप उसको हटा भी दें, एक्सक्लूड भी कर दें, तो मेन छत्तीसगढ़ का मेन में आपको वेटेज ये मिलेगा, मोटा मोटा आप मान ले तो 300 कंसिडर कर सकते हैं। 300 मार्क्स का वेटेज है। हर पेपर जो है वो 200 मार्क्स का है, तो 7 पेपर है, मतलब 1400 मार्क्स का मेन होता है, उसमें 300 सीजी का है। 3 फेस में है, ये तो जानते होंगे। पहला फेस जो है वो प्रिलिमिनरी है, प्रारंभिक परीक्षा। ये अगर पास किए मतलब आपको जितना पोस्ट है, जैसे इस बार की बात कर रहा हूं, अभी नंबर ऑफ पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट है 265, अलग अलग कैटेगरी, इसमें रिजर्वेशन मिलता है जॉब वैकेंसीज में। तो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी के लिए कुछ पोस्ट रिजर्व होंगे, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ पोस्ट को ध्यान देना है। इसका 15 मल्टीपल मेरिट देखा जाता है। जो मेरिट में 15 गुना लोग हैं उनको दिया जाता है मौका अगले फेस के लिए। तो सेकंड फेस होता है, उसको बोलते हैं मेन एग्जाम। प्रीलिम्स निकालते हैं, मतलब 15 गुना में जो आ गए 15 मल्टीपल में, उन लोग अपीयर होंगे स्टेट सर्विस मेन एग्जाम के लिए। अब मेन एग्जाम में इसमें 15 मल्टीपल निकाल लीजिए, जैसे 300 समझ लीजिए, तो 4500 लोग क्या देंगे, मेन देंगे। अब उसमें से भी इंटरव्यू, थर्ड फेज जो है सिलेक्शन के लिए जो है वो इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू जब भी होगा तो इंटरव्यू में लिया जाता है 3 मल्टीपल, 3 गुना को बुलाएंगे जितने नंबर ऑफ पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट है 265, तो उसके 3 मल्टीपल को इनवाइट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। अब फाइनली सिलेक्शन होगा, जितने पोस्ट है उतने, ये 2 मल्टीपल बुला लेंगे, जितने पोस्ट है उतने लोग का ही सिलेक्शन होगा। वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है, कोई अगर नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि कई लोग अधिकतर ऑलरेडी जॉब में है तो उनको नीचे वाला पोस्ट मिलता है तो ज्वाइन ही ना करता है, तो जो वेटिंग में है वो फिर आगे चल के उसको उठाता है। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि जो सेकंड फेस है जो 1400 मार्क्स का आ रहा है, जो इंटरव्यू है ये 100 मार्क्स का है। टोटल अगर देखा जाए तो 1500 मार्क्स, इसी से ही बनता है मेरिट। सिलेक्शन लिस्ट जो तैयार होता है आपके मेन के एग्जाम में जो स्कोर है और जो आपको इंटरव्यू में मिला है उससे बनता है क्या, सिलेक्शन लिस्ट, कि आप कहाँ हैं नंबर से। इसका कोई कहानी नहीं है, ये केवल एक दायरा है जिसको पार करना होता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही है, क्योंकि 1.25 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं, उसमें 3-4 हज़ार में आना है। मतलब कोई दैवी शक्ति आपके अंदर है जो आप आए हैं, आप नहीं, मेहनत का प्रतिफल है वो दैवी शक्ति। का मतलब यही है कि आप अगर 3-4 हज़ार के बीच का हिस्सा बन रहे, 1.25 लाख 1 लाख जो अपीयर हो रहे हैं उसमें, तो कुछ तो है आपके अंदर कि आप मेन के लिए आए होंगे, मतलब मेहनत किए होंगे आप। तो यहाँ पर होता है, अब थोड़ा सा प्रीलिम्स पर चल रहा हूँ। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, इतने जानते होंगे, बताया गया होगा आपको। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर है,
जो फर्स्ट पेपर है वो जीएस का पेपर है, ये भी एक ही दिन में होता है, 2 शिफ्ट में होता है। पहला जो शिफ्ट होगा वो 10 से 12, अब तक ट्रेंड है ना भाई। अब पता चले आधा तमाशा शुरू हो गए, वही आधा घंटा पहले आना है, पूरा चेकिंग वेकिंग चला थे, करता करे को यू है, भूखता थे दुनिया भर के आदमी मन है नहीं। पेपर के आधा घंटा पहले बैठार दे, ओकर बाद भगवान जाने तिही अस्कट आके सब कंझट लाग जाते ना, सेंटर में बैठे बैठे पेपर मिल जाते, दे भाग ले निकल, तब ठीक लाग। अब मान लीजिए पीएससी का भी गाइडलाइन आ जाएगा, नो आपका एडमिट कार्ड आएगा 10 दिन पहले, उसमें निर्देश तो लिखा रहेगा, गाइडलाइन का करना है, कैसे कैसे करना है। अब तो जो टिप टाप हो जा ही नहीं सकते है, पनहिम जा चप्पलें बला थी, अब पता चले व्यापम बला थी, यहू बला दी, जूता नहीं पहनना है, सॉक्स नहीं होना चाहिए, पनही माना है, तब तो टेंशन है खत्म है नहीं। तो मान लीजिए गाइडलाइन जो भी आए, मैं नहीं जान रहा हूँ भाई, अभी तक का जो ट्रेंड सेट है 12 से लेके 24 तक का स्टेट सर्विस का जो पहला शिफ्ट का पेपर होता था वो है 10 से 12। अब हो सके आधा घंटा पहले बुलाए तो टाइम को थोड़ा एक्सटेंड कर दे, क्योंकि 9:30 बजे अब दूर दूर से कोई आ रहा है बेचारा गाँव से सेंटर देने, तो 5 बजे नहीं निकल जाएगा, मुंह धरा है एकदम सुबह सुबह, चल पेपर देना है। अतका एक्टिव भी नहीं है लोग ना, जो डेडिकेटेड है वो गिने चुने लोग हैं, 10,000 बोल सकते हैं, 1.25 लाख लोग अपीयर होंगे, तो उसमें 10,000 है जो एकदम एक्टिव है कि भैया स्टेट सर्विस है। बाकी लोगों परबुदिया परबुदनीन लोग हैं, संगवारी की, दाई की, भाई की भर दे, या काकरों से मोटिवेट होकर भर दे, बगल में कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया, अरे एक टाइप के बनना है, पावर देख के लागत होला, तब वो मन भरे होला, लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये तैयारी जो है वो 1-2 दिन का नहीं है। एग्ज़ाम आपसे 2 दिन पढ़े, कॉलेज का एग्ज़ाम है, टप ले 90% आ जाएगा। 1.5 साल का कंटिन्यूस मेहनत है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, धीरे 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 कछुआ टाइप के, लेकिन पढ़ना लगे रहना है भाई, वो माहौल में रहना है। मैं नहीं कहा था कि डेली 15 घंटा पढ़ देना है, 1 घंटा भी पढ़, लेकिन वो माहौल में रहा कि ठीक भैया करना है, वो आप ही मोटिवेट होंगे तब बनेगा, क्योंकि 1-2 दिन का एग्ज़ाम नहीं है, लगभग आपको अभी तैयारी करने में 1.5 साल लगेगा ही। फिर उसके बाद जब आप प्रीलिम्स देने वाले रहेंगे और सिलेक्शन के प्रोसेस तक 9 से 10 महीना कहानी है फिर से, मतलब आपको मोटा मोटा बोला जाए तो 2.5 साल तक मोटिवेट हो बैठना है, एती ओती की नहीं सुनना है, नहीं पता चले तैयारी में आगे 4 झल्ला धर ले। कहा कबीरदास जी की दोहा याद आते, निंदक नहीं रखे आनंद कुटी, अभी निंदक ला नहीं रखना है, फेलियर के बाद निंदक ला रखना है कि तोर कमजोरी बता सके, वो का तोर में कमी है, और अभी स्टार्ट ही किया निंदक को रख लिए हैं, तब तो डाइवर्ट करने के लिए रखे हैं आप नहीं। तो जो जीएस का पेपर है फिर से 2 पार्ट में बटा हुआ है। इसका जो पार्ट 1 है उसका कनेक्शन है इंडियन जीएस से, भारतीय सामान्य अध्ययन से है, और जो इसका पार्ट 2 है इसका कनेक्शन है सीजीजीएस। वैसी सी सेट है, इसको बोला जाता है सेकंड पेपर को सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, योग्यता परीक्षण बोलते हैं, सी सेट बोला जाता है। इसमें जो अभी मैं बताया थोड़ी देर पहले मेन का सिलेबस है, जैसे आपको पढ़ना है क्या, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और जो लैंग्वेज बोला हूं यहाँ भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज पढ़ना ही है, और लैंग्वेज में 2, वहाँ 3 लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ना है हिंदी और छत्तीसगढ़ी, ये दोनों लैंग्वेज पढ़ना ही है। आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है वही सिलेबस, थोड़ा सा मेन में थोड़ा सा हिंदी में जर्नलिज्म वाला कहानी है, बाकी सब प्रीलिम्स का ही सिलेबस होता है। इसके अलावा डीपीएस डायरेक्टरी वो पढ़ते हैं, इसमें डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल पढ़ा जाता है, इसी में ही पार्ट है उसका, तो वो है सी सेट। अब जो पेपर है वो 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन रहेगा, कहने का मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। सेम कहानी इसके लिए भी है, 2 घंटे का भी पेपर है। मैं अब तक जो हुआ है उस पर बात कर रहा हूँ ना, 2012 में इस पैटर्न पे स्टेट सर्विस हो रहा है, कंटिन्यू है, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 12 से कंटिन्यू है। लास्ट जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन हुआ है 24, और वहाँ तक अगर देखा जाए तो जो पहला पेपर होता है इसका टाइमिंग होता है 10 से 12 के बीच, 2 घंटे में पेपर होगा एक ही दिन में। जैसे इस बार 22 फरवरी को है पेपर, तो अगर टाइम ना चेंज हो तो 10 से 12 के बीच पहला शिफ्ट होगा। फिर उसके बाद अगला शिफ्ट होता है वो है 3 से 5 बजे की, इंटरवल होगा 3 घंटे का। फिर अगला शिफ्ट जो है या सी सेट का जो पेपर है दूसरा पेपर है वो 3 से 5 बजे के बीच होता है इवनिंग।
अगर टाइम ना चेंज हो तो ये टाइम है, लेकिन कोई गारंटी नहीं, मैं पहले से बता दिया हूँ, नया नया गाइडलाइन है तो उस गाइडलाइन के बेसिस पे हो सके थोड़ा एक्सटेंड कर दे टाइम को। उधर तो एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, इधर ही को एक्सटेंड किया जा सकता है, नहीं फिर पता चले सांझ होगी। और जाना था सेंटर मन के हाल लते है, पूरा एक ठन कमरा में एक ठन टी लाइट है नहीं, नहीं देखियो बस तो फेस करबे मेन मेन देख मौका मिल ही कबू कबर मेन जनरली मेन कभी हुआ है ठंडी के दिनों में, ठंडी के दिन में दिन जल्दी ढल जाते, लाइट की ज़रूरत पड़ता ही है। या तो स्कूल ऐसे ही नान नान है, पता नहीं कैंपस का ठिकाना नहीं है, एक ठन बिल्डिंग में स्कूल चल रहा है, लाइट का तो फिर भगवाने मालिक है, कुछ भी नहीं बोल सकते, सेंटर की अलग अलग कहानी। तो ये टाइम एक्सटेंड होगा होगा तब देखा जाएगा, अभी फिलहाल ये है कहानी उस पर। तो ये सी सेट है और ये जीएस है, इसमें भी क्वेश्चन है 100, उसमें भी 100 क्वेश्चन मिलेगा, 200 मार्क्स का होगा, बस डिस्ट्रीब्यूटेड ये है कि 50 क्वेश्चन जो है वो पार्ट 1 से आएगा और 50 क्वेश्चन जो है वो पार्ट 2 से आएगा। स्टेट सर्विस निकालने के लिए छत्तीसगढ़ में पकड़ होनी चाहिए, अगेन बोल रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर है सी सेट वो है क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग कहने का मतलब अगर आप शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से, मतलब आप कैटेगरी से अगर आते हैं तो आपको इस पेपर को पास करने के लिए केवल और केवल 23% मार्क्स चाहिए। अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो 23% मार्क्स कंपलसरी, उसका जो मार्क्स है वो आपके मेरिट पे नहीं आएगा, वो केवल पास करने के लिए। लेकिन अगर आप नॉन कैटेगरी है, ना एसटी है, ना एससी, ना ओबीसी है, तो आपको 33% मार्क्स चाहिए। कहने का मतलब 200 मार्क्स का ये पेपर है, तो 23 कहने का मतलब 46, 33 कहने का मतलब 66 अगर आप हैं तो। अगर आपका 46 आ गया तो पेपर पास है। यहाँ पर ये पेपर जो है क्वालिफाइंग तो है ही, मतलब क्वालिफाई तो करना ही है, साथ ही साथ यहीं से डिसाइड होगा मेरिट। मतलब यहाँ वो कंडीशन लागू है कि अगर आप कैटेगरी हैं तो 23% मार्क्स यहाँ भी चाहिए, लेकिन उसमें केवल आप क्वालिफाई हो रहे हैं, सिलेक्शन अगले एग्जाम के लिए नहीं होगा, अगले फेज के लिए आपको आना पड़ेगा उस मल्टीपल में, 15 मल्टीपल में, इसीलिए बोल रहा हूँ क्या, मेरिट। आपको आना पड़ेगा मेरिट में, मतलब क्वालिफाई करने के साथ साथ मेरिट का पार्ट हो, तब आपको अगला फेज देने के लिए मिलेगा। अब 50 क्वेश्चन सीजी से आ रहा है तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि केवल इंडिया जीएस का 50 क्वेश्चन बना के आप स्टेट सर्विस निकाल लेंगे, अगर ऐसा हो जाएगा तो आप वंदनीय है, फिर पावरफुल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपसे कोई सेक्शन का पूरे 50 के 50 करेक्ट वाला कहानी कहा तो नहीं, बनाते सब देवे। मुद्दा भी ये है कि निगेटिव मार्किंग है, इसमें ऋणात्मक है, हर एक क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो रहा है तो उसमें 1/3 मार्क्स डिडक्ट होगा, 1/3। अब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 1/3 इसका कंसीडर करें तो मिलेगा 0.66 मार्क्स, मोटा मोटा समझ लीजिए 0.7 मार्क्स। एक क्वेश्चन गलत होने पे सीधा नंबर आपका जाएगा 0.7, तो ज़्यादा माइनस भी होता है तो भी घातक है। और ये इस सब एग्ज़ाम को, क्योंकि जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है उस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन बनाने का नहीं होता है, उसमें उतना बनाइए जितने में आपका नैया पार हो जाए। तो कभी भी स्टेट सर्विस प्रीलिम्स के लिए आप अपीयर होंगे, ये दिमाग में स्ट्रेटेजी लेके नहीं जाना है कि मुझे 100 बनाना है, ये स्ट्रेटेजी लेके जाना जो जान रहा हूँ वो गलत ना हो किसी कारण से, क्योंकि होता यही है, पैनिक हो जाते हैं पेपर को देख के, नहीं कुछ ऐसा ह्यूमन बिहेवियर है, ए लगाते लगाते बी लग गया, आधा तो होता है सेंटर में अलग टाइप का दबाव ही रहता है, घर में आवे तो ही है रट फट, तो सेंटर ले निकलते घर तक पहुंचते पूरा 100 क्वेश्चन रिकॉल हो जाते दिमाग में और आंसर भी आ जाते, पेपर देवे तब समझ आई। सेंटर से जैसे निकले प्रेशर रिलीज, एकदम मन शांत हो गया है, और शांत मन ज़्यादा काम करता है, जो दबाव में मन होता है वो उतना सोच नहीं पाता है। सेंटर का वही मेन विशेषता है, खासियत है कि सेंटर वो दबाव दे देता है आपको, तो फिर ए लगाते लगाते बी हो जाता है, ऐसे मत कब ऐसे कैसे हो जाए, देवे तब समझ आई, अपन मरे स्वर्ग दिखते, दूसरा बताई समझ नहीं आई, एक हाथ हुई तो हवाबाजी कर देते हुई कार्य, ऐसे नहीं है, जब खुद अपीयर होंगे तब समझ आएगा कि सही में कुछ कुछ होते रहता है, दिमाग में दिमाग खराब होते रहता है।
गलत हो जाएगा तो सोच सोच के आप ग्लानी से ही कैसे होगा क्या होगा, सेंटर आते आते तक दिमाग खराब। सोचे पहला पेपर बिगड़ गया, सेकंड जाने के लिए सोच रहे हैं, अब पहला इसमें नहीं आ रहा है, दूसरा जा कहाँ टाइम पास करो, सूझ जाओ कल बढ़िया नहीं। तो कई लोग दूसरा भी नहीं देते हैं क्योंकि पहला ही मेन है, इसमें ही आपको क्या करना है, यही का मार्क्स ही आपको दिलाएगा, क्वालिफाई कराएगा प्रीलिम्स। तो अगर यही बिगड़ गया है तो इसको दे के भी क्या कर लेंगे आप। तो कई लोग मजा लेने के लिए आते हैं, चल देख ले वो सी सेट के पेपर कैसे आते थे, लेकिन मेन दारोमदार जीएस के पेपर में, मतलब वहां जितना खेलेंगे उतना आप अगले के लिए तैयार हो गए। और पूरा सिलेबस अगला जो है वो इसी के हिसाब से ही डिजाइन है। कुछ नया पेपर आपको मिलेगा, फिलोसॉफी सोशियोलॉजी नया सब्जेक्ट जो कि कहीं भी पहले फेस में नहीं है। पेपर नंबर 7 पूरा नया है, लेकिन कुछ चीज़ें हम करेंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का समिट वगैरह पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी पढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ें 7 पेपर का भी आपको प्रीलिम्स के दौरान मिल जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस जब आपको पढ़ाते चलेंगे तो बताते चलेंगे कि क्या कहानी आया, थोड़ा समझ पैटर्न। हाँ, अब चल रहा हूँ मैं अपनी ओर। पढ़ना है आपको छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी, सीजीजीएस पर बात कर रहा हूँ, वही पार्ट 2। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रीलिम्स एग्जाम का पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट उसका पार्ट 2, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 50 क्वेश्चन के लिए। अब मैं भी ये भी बता देता हूँ भैया, मैं 50 क्वेश्चन बन जाएगा इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, बोलता ये हूँ कि 40 प्लस आराम से आपके क्लास नोट्स से बन जाएगा, लेकिन आपके फोकस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 5-6 महीना में पढ़ाया तब तक आप फोकस हैं कि नहीं, क्योंकि हर एक पड़ाव में एक नए नए लोग मिलते चलेंगे, फिर बोलेंगे फला पुस्तक पढ़ ले, पता चले क्लासे ना समझ आ रहा है, पुस्तक समझ आ जाएगा। अगर पुस्तकें समझ आता तो डिप्टी कलेक्टर का भाई या बहन या रिश्तेदार डिप्टी कलेक्टर होते, नहीं दे देते अपन नोट्स को। आजकल तो मार्केट में टॉपर्स नोट्स बिक रहा है, जो टॉप किए उन लोग का नोट्स पढ़े। अच्छा, ऐसी होता तो सब खरीद लेते, फिर यूपीएससी ना करते, कौन सी जीपीएससी में भटकते रहते, एक आध जने आईएएस पैसा फेंक देते, दे दे तो नोट्स पढ़ लेंगे। ऐसा अगर होता, नोट्स पढ़ने से सिलेक्शन होता, तो कोचिंग का कोई या कोच का कोई एडवांटेज नहीं होता। तो इस भरम में भी नहीं रहना कि किताब पढ़ने से एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्या एग्ज़ाम आपके मेहनत और विवेक से ही निकलेगा कि आप क्या चाहते हैं जीवन में। मोटिवेशन सबसे बड़ा चीज़ है इस फील्ड में, कि आप किस लिए इस फील्ड को चूज़ किए, कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में या अपने अंदर, या कुछ भी चीज़ सोच के आप आए होंगे, या कुछ टारगेट होगा, सबका डिफरेंट हो सकता है, मोटिवेशन अलग अलग हो सकती है। तो ये भरम में ना पढ़ना कि फला बुक पढ़ने से एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर निकल जाएगा तो मैं ही बता दूंगा कि फला बुक पढ़ लेना निकल जाएगा, कोचिंग मत आवे, फिर घर में बैठे बैठे पढ़ लेंगे। इस भरम में नहीं रहना, क्योंकि इस बीच में अभी मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे आपको, इस किताब को पढ़िए, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। अच्छा, तो पहली के लोग नहीं पढ़ लेते, जो कई साल से इस महाभारत में लगे हुए हैं, प्रीलिम से ना निकल रहा है लोगन से, वो किताब मांग लेता, वो उतने दिन में समझ गया होगा क्या स्थिति है। तो उस भरम में नहीं रहना आपको। तो 50 क्वेश्चन के लिए आप जो पार्ट 2 है उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं कहानी। इस सीजीजीएस को मैं 2 फेस में पढ़ाऊंगा। पहला फेस आप देखेंगे कॉमन इंट्रोडक्शन है इसका, सेकेंड फेस में इसकी एस्टेब्लिशमेंट, कैपिटल, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, उससे रिलेटेड कहानी देखेंगे। तो पहला फेस जहां पर हम 3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे वो है, पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, प्रशासनिक इकाई। और खास करके यहाँ पर जिस एडमिनिस्ट्रेशन पर बात हो रहा है, तो ऐसे तो हर डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सुने होंगे, डीजीपी सुने होंगे ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या कुछ नहीं सुने होंगे तो अभी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लाया गया है रायपुर में, तो पुलिस कमिश्नर अलग ही होता है, ये भी तो जानते होंगे, उनकी वर्दी है, सब चीज़ है, मैनुअल है अलग अलग। तो एक होता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे होता है फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे हर डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। मैं यहाँ पर जिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात कर रहा हूँ वो है रेवेन्यू, राजस्व प्रशासन को लेके बात कर रहा हूँ। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। दूसरा हम देखेंगे इंटर स्टेट बाउंड्री, इंटर स्टेट बाउंड्री, यहां पर बात करूंगा मैं इंटर स्टेट बाउंड्री में कि छत्तीसगढ़ जो है वो कौन कौन से राज्यों के सीमा से लगा हुआ है, सराउंडिंग स्टेट्स, या सामान्य रूप से बोल दे तो पड़ोसी राज्य, कौन कौन से इसके पड़ोसी राज्य है। फिर अगला कहानी है लोकेशन,
एंड एक्सटेंशन। यहाँ आप पढ़ेंगे लोकेशन को लेके कि छत्तीसगढ़ जो है वो लोकेशन का मतलब है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूडनल पोजीशन और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। अक्षांश बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। तो अक्षांशीय स्थिति आप देखेंगे लैटिट्यूड कहने का मतलब, और लॉन्गिट्यूड कहने का मतलब देशांतरी स्थिति आप देखेंगे। एक्सटेंशन का मतलब है कि छत्तीसगढ़ जो है वो नॉर्थ टू साउथ कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, नॉर्थ टू साउथ। जो इसका नदर्न पॉइंट है, सदर्न पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस, और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन आप देखेंगे कि ईस्टर्न पॉइंट से वेस्टर्न पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो एक्सटेंशन है। और ये पहला फेस है, इसका पहला चरण है। सेकंड फेस में फिर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ का इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना को लेके कि छत्तीसगढ़ स्टेट के रूप में कब अस्तित्व में आया। जैसा कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, ऐसा कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे आप इस्टेब्लिशमेंट। फिर पढ़ेंगे आप कैपिटल। अब राज्य है तो कहीं ना कहीं क्या होगी, राजधानी होगी, तो कैपिटल देखेंगे। फिर है स्टेट एम्बलम, एम्बलम पढ़ना है हमको, राज्य का कुछ कुछ क्या है, प्रतीक है। फिर शेप पढ़ना है, छत्तीसगढ़ की आकृति। अब कोई भी जियोग्राफिकल एरिया है तो किसी न किसी टाइप का वन्य जीव जंतु पशु पक्षी कोई टाइप के दिखा तो वो देखना है। फिर है जियोग्राफिकल एरिया पढ़ना है आपको, भौगोलिक क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफिकल एरिया क्या है। फिर बात करूंगा पॉपुलेशन यहाँ का, और वो भी लास्ट सेंसस 11, सेंसस 11 के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन क्या है। अभी 27 के नाम से सेंसस होना है, लेकिन अभी वो मार्च में शुरू हो ही रहे भाई। तो ऐसे नहीं सोच लेना है कि 27 की जनगणना का रिपोर्ट अभी आ जाएगा, क्या वो आएगा 28 में। तब 28 में जो आप बाद में पेपर देंगे उन लोग को अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी सेंसस 11 है तो उसी के डेटा पर मैं बात करूंगा। फिर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन एवं वन्य जीव, छत्तीसगढ़ का स्टेटस देखेंगे फॉरेस्ट के बेसिस पे, और वाइल्ड लाइफ कहने का मतलब नेशनल पार्क वगैरह हो गया या टाइगर रिजर्व वगैरह हो गया, वो सब है। फिर है यहाँ पर राज व्यवस्था कहने का मतलब है पॉलिटी, और पॉलिटी कहने का मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग पार्ट 6 भाग 6 पर बात करूंगा, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, राज्य प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी। और लोकल गवर्नमेंट में बात होगा वो है रूरल अर्बन। अब आप जितने भी बैठे होंगे या तो आप रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे या अर्बन एरिया से। कोई ऐसे महात्मा भरे ना वो अर्बन है ना रूरल है, या कोई ऐसे महात्मा भरे जो दोनों है, नहीं होंगे। आधा जन पता नहीं हम कहाँ रह रहे, मंथन चल रहा होगा कि मेरा जो रीज़न है या जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ या करती हूँ वो गांव में आता है शहर में आता है। मैं बताता हूँ या तो ते गांव को बस नहीं शहर के हो बस। ये नहीं हो सकते हैं कि आप गांव और शहर दोनों के होंगे, या ये नहीं हो सकता है कि ना तो आप गांव के हैं ना तो शहर के हैं, फिर आप इस दुनिया की नहीं है। चंद्रमा वंद्रमा से आए होंगे मंगल वंगल से, पृथ्वी के तो होंगे नहीं। या तो आपका रीजन जहाँ से आप बिलोंग करते हैं या तो रूरल रीजन होगा या तो वो अर्बन रीजन होगा। जान ले रहा कल के डेट में फॉर्म भरने में पूछते, पता चले क्षेत्र पूछा रीजन, माता जी पूछा था कदी यहाँ रथन हुआ मना गाँव माथन की शहर में मारे दाई चेथी लत का नहीं पता है, ग्रेजुएशन हो गए तो वो तो पता रहना ही चाहिए। तो एक अब दोनों में अगर आप जिस रीजन से बिलोंग करते होंगे तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर का, अधोसंरचना का। ग्रामीण क्षेत्र में ठिकाना नहीं है सड़क वड़क पानी बिजली, शहर में कंपैरिजन ठीक ठाक। कंपैरिजन कहा तो भाई एकदम अच्छा है, लंदन टाइप के सड़क है या यूएसए टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी नहीं सोच लेना, गांव की तुलना में ठीक ठाक है। तो वही देखेंगे आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। ये है सेकंड फेज। जब आप छत्तीसगढ़ का पहला फेज समझ लेंगे तब इस पर बात करूंगा। दूसरा चरण है इंट्रो का। तो पहले चरण पे चल रहे हैं, पहला पॉइंट लेके। पहला पॉइंट है वो है प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। किस बेसिस पे? रेवेन्यू डिपार्टमेंट या राजस्व विभाग के आधार पर देखें अगर तो इस बेसिस पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है उसको बोलते हैं एक तो डिवीजन, संभाग, डिवीजन कहलाता है। डिवीजन डिवाइड होता है डिस्ट्रिक्ट पे,
या दूसरे फॉर्म में आगे चल के उल्टा बोलूंगा वो भी समझ सकते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट होता है। इसके नीचे होता है सब डिवीजन, अनुविभाग बोलते हैं, सब डिवीजन है। फिर होता है तहसील, तहसील के नीचे होता है राजस्व निरीक्षक मंडल, रेवेन्यू सर्किल बोलते हैं, आरआई सर्कल बोल देते हैं, राजस्व निरीक्षक रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्किल ऐसा बोलते हैं। इसके नीचे होता है पटवारी हल्का, टेक्स्ट के फॉर्म में लिखेंगे इंग्लिश वाले, जैसे मैसेज लिखते हैं पटवारी को पटवारी लिखना भाई, कोई एकदम अलग टाइप के टर्म्स नहीं है। हल्का मतलब हल्का ही, वो हल्का भारी वाला नहीं है ना, ये नहीं समझ लेना हल्का का हाथ मतलब वेट में ही बताता का या ये लाइट वेट का है, ऐसा नहीं है। हल्का मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का नाम है। और फिर इसके नीचे होता है गांव, ग्राम, विलेज। विलेज अब बोल रहा हूं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, गांव से मिलके बनता है पटवारी हल्का। मतलब पटवारी हल्का का मतलब ये है, हो सकता है कि एक ही गांव को लेके नाम दे दिया गया है क्या, पटवारी हल्का, या एक से अधिक गांव को लेके बोला जा रहा है क्या, पटवारी हल्का। पटवारी हल्का का मतलब होता है वन विलेज या मोर देन वन विलेज, समझ गए। जो पटवारी हल्का का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है उसको बोलते हैं, तो जानते छो, बस नहीं जाना था तो अगर कैटेगरी वाला हो बस तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाए बढ़ जाबे, तब जानबे वेरिफिकेशन के समय पटवारी कर जाए चला लागी तोला का बनवाए बर, आय प्रमाण सुने बस ना लइकापन में आय जाय प्रमाण पत्र बनाए लागते की, तो आय प्रमाण पत्र तो सिलेक्शन होते पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इनकम सर्टिफिकेट आपके सिलेक्शन के टाइम भी वेरिफिकेशन के टाइम लगेगा ही। तो पटवारी होता है किसका हेड, पटवारी हल्का का। मैं बोला पटवारी हल्का एक गांव को लेके भी बनेगा तो भी उसका हेड पटवारी होगा, अगर एक से अधिक गांव को लेके बन रहा है तो भी इन तीनों में तीन पटवारी नहीं बिठा देना है, हल्का का नाम होगा एक, एक पटवारी रूल करेगा तीनों गांव को, समझे। फिर पटवारी हल्का को लेके बनता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्किल, आरआई सर्कल बनता है, और इसका हेड जो होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक। जो आरआई होता है वो आरआई सर्किल का हेड होता है। फिर आरआई सर्कल को मिला के बनता है तहसील, और तहसील का हेड होता है वो है तहसीलदार, तहसीलदार कहलाता है। अनुविभाग, तहसीलों को मिला के बनता है अनुविभाग, सब डिवीजन, और जो अनुविभाग सब डिवीजन का हेड होता है उसको बोलते हैं एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम कहलाता है, अनुविभाग का प्रमुख अधिकारी। जो डिस्ट्रिक्ट है अनुविभाग को लेके बनता है डिस्ट्रिक्ट, या इसी अनुविभाग को कहीं सुनेंगे उपखंड भी बोलते हैं, इसी अनुविभाग को उपजिला भी बोलते हैं, तो फड़फड़ा नहीं जाएंगे, सब एक नाम। अनुविभाग बोलते हैं, हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूँ, उपखंड भी बोलते हैं, उपजिला भी बोलते हैं, इंग्लिश में एक ही टर्म्स है सब डिवीजन। तो सब डिवीजन का जो हेड होता है वो कहलाता है एसडीएम, सब डिवीजन से मिलके बनता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो कहलाता है कलेक्टर, कलेक्टर कहलाता है। और जो जिलों से मिलके बनता है डिवीजन, डिवीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो कहलाता है कमिश्नर, आयुक्त, हिंदी में बोले तो डिविजनल कमिश्नर बोलते हैं, संभाग आयुक्त, ठीक। आयुक्त या कमिश्नर इंग्लिश में बोले तो संभाग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो बात का विषय अभी जानना ये है कि ये जो है रेवेन्यू सेटअप है, राजस्व प्रशासन के अकॉर्डिंग ये इकाई है, लेकिन इसमें से सब पढ़ने का नहीं है, पढ़ना है अब उसको लिख रहा हूं। एक तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज में होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में रेवेन्यू डिवीजन कितने हैं, दूसरा नॉलेज में होना चाहिए नंबर ऑफ रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा हो तो रेवेन्यू टर्म्स सामने ऐड कर सकते हैं। फिर आपके नॉलेज में होना चाहिए तहसील की संख्या कितनी है, और जबरन नॉलेज का होना चाहिए वो है गांव, काम का नहीं है, जबरन नॉलेज इसीलिए बोला, दो टाइप का नॉलेज है, जनरल है
और एक जबरन है। जनरल मतलब जो एग्जाम के काम का है, जबरन मतलब सेखी बघारे बार, ताकि बता सके मैं ये जानता हूँ कि वाहवाही हो सकते एग्जाम नहीं निकले। अब यहाँ वाहवाही नहीं लेना है, एग्जाम निकालना है। नहीं वाहवाही ले क्या करबे, काली डेट में गाड़ी दी बड़ जानते, लेकिन एक ठन एग्जाम नहीं निकला थे और नहीं जानी अब एग्जाम निकल जी तब बाप रे कहीं नहीं जाने, ये तो भोगवारी से हाथ एग्जाम डिप्टी कलेक्टर बन गए नहीं है। लेकिन सम्मान तो वही फाइनली, तो आपको वाहवाही लेने के लिए नहीं पढ़ना, एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है। तो जो काम का है वो ये 3 यूनिट है। अगर रिसेंट छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो सोर्स कोड कर रहा हूं revenue.cg.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिस डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। revenue.cg.nic.in रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट में अभी आपको पुराना डेटा मिलेगा, जब नया डेटा आएगा जस्ट बजट के बाद तब मैं इस वेबसाइट को आपके सामने ओपन करूंगा, फिर अपन पीडीएफ वहां से डाउनलोड करेंगे, वहीं से यूनिट पढ़ेंगे। अभी का नहीं पढ़ना है, अभी इसमें पुराना रिपोर्ट है। इसमें जैसे ही आप ओपन करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा, होम पेज, इस होम पेज को क्लिक करेंगे तो राइट में 3 ठो ऐसा लाइन बना हुआ है, राइट में होम पेज खुलेगा। जैसे मान लीजिए होम पेज खुला तो इस होम पेज के राइट में 3 ठो लाइन है, इसी लाइन को क्लिक करेंगे तो लास्ट में लिखा मिलेगा, हिंदी में ही है सब, कृषि सांख्यिकी ऐसा लिखा रहेगा। और इसी कृषि सांख्यिकी को लोग क्लिक करेंगे तो अभी दिखाएगा 23, काम का नहीं है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, नया डेटा आएगा तब डाउनलोड करना है। ठीक, कृषि सांख्यिकी को क्लिक करेंगे तो अगला डेटा आपको मिल जाएगा 2025 वाला, तब वो डाउनलोड करेंगे, वो पढ़ेंगे, वो स्टेटस देखेंगे। मैं अभी फिलहाल जो है उस पर बात कर रहा हूँ पिछला डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये चेंज होगा। जैसे नया बजट आएगा, बजट के बाद एग्रीकल्चर का स्टेटस आ जाएगा, उसके बेसिस पे जो ये डेटा है वो थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। लेकिन इन लोग को चेंज होने में बहुत टाइम लगता है ना भाई, ये दोनों को चेंज होने में टाइम लगेगा, ये इन लोग को चेंज होने में टाइम नहीं लगता है, नोटिफाई कर देती है जो गवर्नमेंट है वो। तो अभी फिलहाल ध्यान देना है आपको, छत्तीसगढ़ में रेवेन्यू डिवीजन है 5, काम का ये है। छत्तीसगढ़ में राजस्व संभाग है या डिवीजन है 5, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 33, जिलों की संख्या है 33। जिला बोल रहा हूँ, जिला पंचायत नहीं गया हूँ। जब मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन पर बात करूंगा तब मैं जिला पंचायत की बात करूंगा। यहां जब बात करूंगा तब बोलूंगा जिला पंचायत। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में केवल बोलते हैं उसको जिला पंचायत नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जिलों की संख्या है 33, डिवीजन है 5, नंबर ऑफ तहसील है 253, तहसीलों की संख्या है 253। टाइम पास के लिए बता रहा हूँ, झपा नहीं जाना है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये डेटा चेंज होगा। है छत्तीसगढ़ में नंबर ऑफ विलेजेस 20551 और है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2023। जैसे आप कुछ नॉर्मल सुने होंगे कि हमारे यहाँ फाइनेंस ईयर होता है, वित्त वर्ष, ऐसा कुछ जानकारी में है? वित्त वर्ष होता है, फाइनेंस ईयर होता है या फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और क्लोज होता है। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे यूनियन गवर्नमेंट ने बजट लाया है, तो ये बजट इंप्लीमेंट होगा 1 अप्रैल से, मतलब जो उसमें प्रोविजन लेके आया है उसकी कहानी शुरू होगी 1 अप्रैल 26 से और खत्म होगी कहानी 31 मार्च 27 तक। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष या वित्तीय वर्ष। हमारी जो इकोनॉमी है मेनली बेस्ड है एग्रीकल्चर पे, तो वैसे ही होता है एग्रीकल्चर के डाटा के कैलकुलेशन के लिए कृषि वर्ष, एग्रीकल्चर ईयर भी होता है, कृषि वर्ष भी होता है। लेकिन ये नहीं सोच लेना है कि फाइनेंशियल ईयर ही एग्रीकल्चर ईयर है, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर ईयर हमारे यहाँ होता है 1 जुलाई से। मानसून कब आते फॉरेनर? तोरे महीना में पूछा था तेकर से बोले हो, नहीं तो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ में पूछूं मूल फाड़ देगे। तोरे महीना में पूछो, जुलाई आसपास एक्टिव हो जाता है मानसून हमारे यहाँ इंडिया में, और खास करके सीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ मानसून एक्टिव हो जाता है, बोल रहा हूँ। इंटर तो कर लेता है जून 1st वीक में केरला से,
लेकिन एक्टिव हो जाता है ऑल ओवर इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में वो है जुलाई मंथ से। तो इसी समय हम एक खेती किसानी शुरू करते हैं जिसको बोलते हैं खरीफ, ऐसा कुछ जानते होंगे। तो एग्रीकल्चर ईयर होता है 1 जुलाई से 1 साल 30 जून। एग्रीकल्चर ईयर मतलब मैं ये ईयर इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि यहां लिखा हूं, ये जो डेटा मेंशन किया हूं तो ये डेटा है 1 जुलाई 2022 से 30 जून 23। मतलब मेंशन ये कर रहा हूं कि जो ये गांव की संख्या लिखा हूं वो कब का है, 30 जून 2023 का है। अगला जून 26 आने वाला है, आने वाला है मतलब 4-5 महीना है ही, मोटा मोटा बोल देते 2.5 साल तो कंप्लीट। तो 2.5 साल में कुछ बदल की सोही का। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ इस वेबसाइट में नया डेटा आएगा ये, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्चुअल नंबर्स कि क्या हुआ है। उसी वेबसाइट में अभी फिलहाल डेटा शो हो रहा है। ये वेबसाइट खोलेंगे ये तो होम पेज में, वही बोल रहा हूँ, होम पेज खुलेगा, राइट में 3 ठो लाइन है, मेनू बोलते हैं उसको, मेनू लिखा रहता है। और मेनू को क्लिक करेंगे तो फिर लास्ट में ऐसा लिखा मिलेगा कृषि सांख्यिकी, हिंदी में ही है पूरा। और उसको क्लिक करेंगे तो अभी 25 नहीं दिखाएगा क्योंकि बजट के बाद की कहानी होती है। अभी दिखाएगा आपको 23। उतना नहीं जानना, इतना जाने, नंबर ऑफ डिवीज़न, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। काम का फिलहाल यही है कि छत्तीसगढ़ में संभाग है 5 और जिला है 33। चलें अब इसी पे। अब छत्तीसगढ़ को समझना है कि वो 5 रेवेन्यू डिवीजन है, उसका स्टेटस, लोकेशन। अभी तो समझ गया कि 5 संभाग है, तो कौन कौन से है ये जानना जरूरी है। छत्तीसगढ़ 3 पार्ट में बांटना है इसको। एक छत्तीसगढ़ का सदर्न पोर्शन है, साउथ छत्तीसगढ़ कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा है नॉर्थ छत्तीसगढ़, ये है साउथ, एक रेवेन्यू डिवीजन है। ये छत्तीसगढ़ का नॉर्थ है। दूसरा रेवेन्यू डिवीजन जो साउथ रीजन है इसको बोलते हैं बस्तर संभाग। छत्तीसगढ़ का जो साउथ रीजन है वो है बस्तर संभाग, और जो नॉर्थ रीजन है वो है सरगुजा संभाग, सरगुजा डिवीजन। पहले दोनों हटाना है, मैं 5 है बोला हूं तो एक साउथ हो गया, एक नॉर्थ, बचा कितना, 3। अब ये है सेंट्रल छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़। मध्य छत्तीसगढ़ में है 3, अब बचा 3 वही होगा। बस्तर के नॉर्थ में सिचुएटेड है 2 रेवेन्यू डिवीजन, दुर्ग रायपुर। ये जो है वो है दुर्ग डिवीजन है, और ये है वो है रायपुर डिवीजन। जस्ट बस्तर के नॉर्थ में, वेस्टर्न रीजन में दुर्ग है, ईस्टर्न रीजन में रायपुर है, और दुर्ग रायपुर के नॉर्थ, सरगुजा के साउथ में है बिलासपुर रेवेन्यू डिवीजन। ये 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में। साउथ है बस्तर, नॉर्थ है सरगुजा, सेंट्रल छत्तीसगढ़ में 3 है। बस्तर के नॉर्थ में सिचुएटेड है दुर्ग रायपुर, और दुर्ग रायपुर के नॉर्थ में सिचुएटेड है बिलासपुर, या बिलासपुर दुर्ग रायपुर। ये 3 संभाग, नॉर्थ का सरगुजा और साउथ का। प्राइमरी ये समझना है कि छत्तीसगढ़ को 3 पार्ट में बांटना है। ये 3 पार्ट शुरू से अंत तक बांटूंगा मैं, हिस्ट्री में भी बांटूंगा, कल्चर में भी बांटूंगा, इसलिए थोड़ा समझे रहे। 3 पार्ट में बटा हुआ है छत्तीसगढ़। नॉर्थ छत्तीसगढ़ सरगुजा रीजन है, साउथ छत्तीसगढ़ बस्तर रीजन है, सेंट्रल छत्तीसगढ़ बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर। ये 3 रीजन उसमें पार्ट बनता है। अब जो 33 डिस्ट्रिक्ट सुने हैं वो इन्हीं डिविजन्स का पार्ट होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि एक डिवीजन में 33 के 33 जिले होंगे, का लागते फिर बाकी बनाए, का मतलब है एक ही डिवीजन बोल देते फाइनली। जब एक ही डिवीजन में सबको रखना था तो मतलब ही नहीं है। तो वो जिले होंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड, बटे हैं वो। सबसे ज्यादा जिलों के साथ है बिलासपुर। 18 जन को आया हुआ है, पेपर हुआ था 18 जनवरी को। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है हमारा, महिला एवं बाल विकास विभाग, उसमें सुपरिटेंडेंट का पेपर हुआ था। अधीक्षक के लिए लिया था, पीएससी ही लिया है। पीएससी मतलब जो हमारे यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, ऐसा नहीं है कि वो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन बस कंडक्ट कराती है, वो बहुत सारे एग्जाम लेती है जो क्लास 3 और क्लास 2 के लिए होता है। जनरली ऐसे पोस्ट को वो रिक्रूट करती है। तो वो एग्जाम ली थी, क्लास 2 के लिए ही था, जिसको बोलते हैं सुपरिटेंडेंट वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि छत्तीसगढ़ के कौन से संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं। तो उत्तर है
मतलब अभी का नहीं है, कई बार ऐसे कहानी। तो सबसे अधिक नंबर जो जिला का है वो है बिलासपुर। मिनिमम डिस्ट्रिक्ट के साथ है रायपुर। प्राइमरी यही याद रखना है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा जिला 8 जिला आता है और रायपुर में सबसे कम जिला 5 जिला आता है। तो 8 + 5 13, हटा दीजिए अब 33 में 13 को, तो बचा कितना 20, 20। अब उस 20 को बांटना है तो इक्वल के साथ है। बस्तर डिवीजन में 7 है, दुर्ग डिवीजन में 7 है। इन दोनों संभाग में जिलों की संख्या है 7 7, तो 7 7 हो गया 14, तो बचा कितना 6। 6 जिलों के साथ है सरगुजा। अब हर जिला का कुछ ना कुछ जियोग्राफिकल एरिया होगा। का लागते कोई ना कोई जिला से बिलोंग करते होंगे ना आप। जियोग्राफिकल एरिया होगा हर जिला का। अब जिला का जियोग्राफिकल एरिया ऐड होकर डिवीजन का जियोग्राफिकल एरिया बनेगा। जैसे यहाँ 7 जिला है तो 7 जिला का हर जिला का कुछ क्षेत्रफल है, सबको मिला देंगे तो बस्तर का क्षेत्रफल होगा। उसी एरिया के बेसिस पे बोल रहा हूँ, जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे इस डिवीजन का सीक्वेंस देखें तो छत्तीसगढ़ का लार्जेस्ट डिवीजन है वो है बस्तर। अगला याद रखना है, छत्तीसगढ़ में ये नहीं सोचना है एक कर तो 7 जिला है कैसे बड़े होगी। हर जिला क्षेत्रफल तो ना कांस्टेंट है, अलग अलग हो ही। एक कर 8 जिला है कैसे छोटे, ऐसे मत सोच लेंगे। यहाँ एरिया पर बात हो रहा है, जिला के नंबर्स पर बात नहीं हो रहा है। नंबर्स पहले मेंशन कर दिया हूँ। 8 जिलों के साथ बिलासपुर सर्वाधिक जिला वाला संभाग, 5 जिलों के साथ रायपुर न्यूनतम जिला वाला संभाग। 7 और 7 के साथ इक्वल है, मतलब एरिया को भी इक्वल कंसीडर नहीं कर लेना है। हर जिला का जियोग्राफिकल एरिया अलग अलग होगा। 7 जिलों के साथ है दोनों डिवीजन और 6 जिला के साथ है वो है, लेकिन एरिया के बेसिस पे, जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे बस्तर लार्जेस्ट है। दूसरा लार्जेस्ट डिवीजन है वो है सरगुजा। छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा संभाग है सरगुजा संभाग। तो साउथ लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट नॉर्थ। अब आना है सेंट्रल पे। जस्ट सरगुजा के साउथ में सिचुएटेड है बिलासपुर। बिलासपुर थर्ड लार्जेस्ट डिवीजन। 4th नंबर पे है रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ का चौथा बड़ा संभाग है और लिस्ट सबसे छोटा है, बच गया दुर्ग। ये 5 रेवेन्यू डिवीजन, उसका जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे सीक्वेंस। 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया हूँ। एक जानना है जो 33 डिस्ट्रिक्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका नंबर में मैक्सिमम नंबर के साथ है बिलासपुर, मिनिमम नंबर के साथ है रायपुर, फिर 7 7 दुर्ग बस्तर है और 6 के साथ सरगुजा। याद रखना अगला पॉइंट ऑफ व्यू है वो है जियोग्राफिकल एरिया। तो जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे ये पोजीशन है बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। चलो आगे। अब जानना है कि ये जो जिले नंबर सुने हैं वो नाम क्या क्या है। अब तो नाम पर बात कर रहा हूं। बोला गया है आपको कि बस्तर में जिलों की संख्या है 7, तो वही 7 पहले सुन लें आप। 7 जिले इस बस्तर रीजन के। स्टार्ट करना है नॉर्थ से। ये है नॉर्थ बस्तर कांकेर, या अभी फिलहाल बोल रहा हूँ कांकेर, हिस्ट्री में समझ जाएंगे आप क्या है कहानी। कांकेर स्टार्ट करना है नॉर्थ से ही और नॉर्थ से साउथ की ओर चलना है, नीचे की ओर। कांकेर के जस्ट राइट में ये जो खाली स्पेस दिख रहा है वो अगला जिला है, ये है कोंडागांव। कांकेर डिस्ट्रिक्ट है, कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट है। ये जो रायपुर और दुर्ग रीजन है उन दोनों को सेपरेट करी, अलग करी। जस्ट रायपुर दुर्ग रीजन से लगा हुआ ये दोनों जिला। कांकेर के साउथ में कोंडागांव के साथ बाउंड्री है, कोंडागांव के साथ बाउंड्री लेना है। कांकेर के साउथ में सिचुएटेड है, जिला का नाम है नारायणपुर, नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट। नारायणपुर के साउथ में कोंडागांव के साथ ही बाउंड्री लेना है, जिला का नाम है बीजापुर। ये कांकेर है, उसके राइट साइड में सिचुएटेड है कोंडागांव। कोंडागांव के साथ बाउंड्री है, जितना नाम लिखा हूं वो। कांकेर के साउथ में है वो है नारायणपुर और नारायणपुर के साउथ में है वो है बीजापुर। बीजापुर इसका ये खाली जो दिख रहा है राइट साइड कोंडागांव का साउथ, कोंडागांव से अगेन बाउंड्री। बीजापुर के राइट में कोंडागांव के साउथ में सिचुएटेड है वो है बस्तर, अगला जिला यहाँ का।
बस्तर बीजापुर, इसके साउथ में सिचुएटेड है वो है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, साउथ बस्तर दंतेवाड़ा, अभी फिलहाल दंतेवाड़ा लिख रहा हूँ, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और लास्ट बस्तर दंतेवाड़ा बीजापुर के बाउंड्री के साथ है सुकमा। ये यहाँ के 7 जिले, बस्तर रेवेन्यू डिवीजन, बस्तर संभाग। कितने जिले आते हैं? 7। तो 7 की कहानी। कांकेर है, राइट साइड में कोंडागांव। कांकेर का साउथ जो कि कोंडागांव के साथ बाउंड्री लेता ही है, नारायणपुर, उसके साउथ में बीजापुर। बीजापुर का राइट, कोंडागांव का साउथ बस्तर है। बस्तर बीजापुर का साउथ दंतेवाड़ा है। बस्तर दंतेवाड़ा बीजापुर का साउथ सुकमा है। ये 7 जिले हैं बस्तर राजस्व संभाग। क्षेत्रफल में बता दिया हूँ, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। नॉर्थ रीजन पे चलते हैं, ये है उत्तर छत्तीसगढ़। कितने जिले हैं यहाँ? 6। इसमें चलना है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व, जिसमें से एक जिला मिलेगा आपको मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। एक ही जिला का नाम ले हो ना, 3 ठन लोकेशन के नाम में 3 ठन जिला मत लिख दीजिए, पता चले मनेन्द्रगढ़ अलग लिख दे, चिरमिरी अलग लिख दे, भरतपुर ऐसे ही। मनेन्द्रगढ़ इसी में नाम है चिरमिरी और इसी में नाम है भरतपुर। एक का चाले बस कंडक्टर टाइप के नाम रखे। देखिए बस वाला मतलब चिल्लात जाते, ठोका एजा गुतरो की के एक जगह के नाम पे नहीं रखती, इसका जिला का नाम लेते सांसे फूल जाती। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, फीलिंग है ना आते ये जिला हुई कि कैसे नाम लेवत है जैसे जगह मन के नाम ले दे। तो तीनों वहाँ जगह रिस 3 ठो, तीनों के नाम से जिला का नाम मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये है वेस्ट में। इसके जस्ट राइट में सिचुएटेड है अगला डिस्ट्रिक्ट कोरिया, राइट में है मनेन्द्रगढ़ के राइट में कोरिया। कोरिया के राइट में अगला डिस्ट्रिक्ट है सूरजपुर। कोरिया की बाउंड्री लगा हुआ है, उसके राइट में सिचुएटेड है। सूरजपुर के राइट में 2 डिस्ट्रिक्ट है। नदर्न रीजन है बलरामपुर, रामानुजगंज। एक ही जिला का नाम है भाई, 2 लोकेशन के नाम पे नाम है, बलरामपुर, रामानुजगंज। और साउथ में सिचुएटेड है उस बलरामपुर रामानुजगंज के सरगुजा। मनेन्द्रगढ़ है, राइट में कोरिया है, राइट में सूरजपुर है, ये तीनों जिला कंटिन्यू। फिर राइट में 2 जिला है, नॉर्थ रीजन पे है वो है बलरामपुर रामानुजगंज, उसके साउथ रीजन पे है सरगुजा। दोनों के साइड में एक जिला है, जिला का नाम है जसपुर। ये है डिवीजन सरगुजा। सरगुजा डिवीजन का पार्ट है ये 6 जिला। क्वेश्चन मिलेगा आपको, स्टेट सर्विस में भी आया हुआ है, नाम देगा एक साइड डिवीजन का, दूसरे साइड जिला का। अब बोलेगा उसको मैच कराई, मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं। ये एक साइड डिवीजन का नाम देगा, दूसरे साइड डिस्ट्रिक्ट का नाम देगा, उसको मैच कराने को बोलेगा। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि कौन से डिवीजन का पार्ट है कौन सा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ चलना है क्या, वेस्ट टू ईस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं बाई से दाई हो, जैसा बोले लेफ्ट टू राइट। मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। अब आना है सेंट्रल छत्तीसगढ़। सेंट्रल छत्तीसगढ़ में 3 डिवीजन है, दुर्ग है, रायपुर है, बिलासपुर, ऐसा कुछ बताए हो। बिलासपुर को ही ले लीजिए क्योंकि उसी के साथ ही चलना है। जैसे ये चले यहाँ वेस्ट टू ईस्ट, इसमें भी चलना है वेस्ट टू ईस्ट। बिलासपुर डिवीजन की बात कर रहा हूँ। वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे तो एक जिला मिलेगा आपको मुंगेली। मुंगेली नाम का जिला है मुंगेली। मुंगेली के साइड में 2 जिला है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। एक ही जिला का नाम लेते हो, फिर से वही ऐसे बीच बीच में ये साइन लगा के लिखना है। गौरेला फिर साइन आएगा, पेंड्रा फिर मरवाही, ऐसा। तो गौरेला, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। जस्ट साउथ में सिचुएटेड है बिलासपुर। मुंगेली के साइड में 2 जिला है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और बिलासपुर। इन दोनों के साइड में 2 जिला है। एक जिला का नाम है वो है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा है, 2 नाम के साथ नाम है, जांजगीर और चांपा 2 पर्टिकुलर अलग अलग इंडिविजुअल लोकेशन है, जांजगीर चांपा। और जस्ट नॉर्थ में जिला है वो है कोरबा।
तो गौरेला और बिलासपुर के साइड में 2 जिला है, गौरेला है बिलासपुर में है, 2 साइड जिला कोरबा और जांजगीर। जांजगीर के साइड में अगला जिला है शक्ति, शक्ति नाम का जिला मिलेगा। शक्ति जांजगीर का साउथ, रायगढ़ का साउथ, ये है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, और ये वाला जो रीजन है वो है रायगढ़। ये यहाँ के 8 जिले, वेस्ट टू ईस्ट चलना है। मुंगेली है एक, फिर 2 जिला है गौरेला और बिलासपुर, साइड में 2 जिला है कोरबा और जांजगीर चांपा। इसके साइड में एक जिला मिलेगा शक्ति, जांजगीर के साइड में। शक्ति के साइड में अगला ले सकते हैं रायगढ़, रायगढ़ शक्ति जांजगीर के साउथ में सारंगगढ़ बिलाईगढ़, 2 जगह के नाम से है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ 2 अलग अलग इंडिविजुअल लोकेशन है, जांजगीर चांपा 2 अलग अलग लोकेशन है, उसके नाम पर नाम पड़ा हुआ है। गौरेला पेंड्रा मरवाही 3 अलग अलग लोकेशन है, उसके नाम पे नाम पड़ा हुआ है, जैसे ये नाम पड़ा हुआ है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरत, वैसी टाइप का कहानी है। चले अब बात कर रहा हूँ 2 डिवीजन की। ये जो डिवीजन आप देखे हैं ये है बिलासपुर, जिसमें जिला आप देखे हैं। अभी एकदम फड़फड़ाना नहीं है कि याद नहीं हो अतकी के, एक ही दिन में थोड़ा ना याद हो जाए। मैं तो लभिच्चे के हूँ, 1.5 साल की कहानी है, धीरे 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 सुनत रहे पढ़त रहे तब। हाँ, अब आपके रूटीन में हिस्सा हो ना हो, न्यूज़पेपर आपके रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। भले 5 मिनट पढ़ना शुरू करें तो धीरे से जाकर उसका लत लग जाएगा आपको, और लत लगाना जरूरी है। केवल तैयारी कर रहे हैं इसलिए नहीं, भारत का एक गणमान्य नागरिक है इसलिए भी लत लगाना जरूरी है। अवेयरनेस तो होना चाहिए ना भाई। एक जनमान्य नागरिक भारत देश में निवास कर रहे हैं तो भारत में क्या चल रहा है, देश दुनिया कैसे सोच रहा है भारत के लिए, ये आपको सोचना पड़ेगा ना। तब तो एडमिनिस्ट्रेटर बनने कोई मतलब है। पता चले आप एडमिनिस्ट्रेटर बने, बेच दिए छत्तीसगढ़ को ही, तब तो ना काम आएगा, है नहीं। तो न्यूज़पेपर आपके रूटीन का हिस्सा बन जाए, धीरे से धीरे धीरे आएगा सब, लेकिन होना चाहिए। कुछ तो पढ़ें, भले ग्लैमर वाला पेज पढ़ें लेकिन पढ़ें, धीरे से फिर आओ, बाकी पेज में इंटरेस्ट आएगा। जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो पढ़ना है। लेकिन हिंदी वालों के लिए बोला, इंग्लिश वाले के लिए तो ऑप्शन है। हिंदी वाले हरी भूमि नई दुनिया छोड़ के कुछ भी पढ़ें, ये दोनों नहीं पढ़ना है। इसका फ्रंट पेज देखेंगे तो सीधा दिमाग में आके बाएं ख्याल आएगा, उसमें मेन मर्डर वर्डर वाला घटना दिया रहता है फ्रंट पेज में। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मर्डर हो गया, उसको हाईलाइट किया। वो आपके ज्ञान का नहीं है, पता चले पूछ देगा तो पागल भरे हैं क्या। इतने क्राइम जो है वो दुनिया में कितनों हो रहे हैं। हरी भूमि और नई दुनिया छोड़ कुछ भी पढ़ना है, चाहे पत्रिका न्यूज़पेपर आए, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे आपका नवभारत, और बहुत सारा आता है, देशबंधु वगैरह आता है। लेकिन हरी भूमि और नई दुनिया ये छोड़ के, लेकिन रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। इससे क्या होगा, थोड़ा से जब चीज़ों को पढ़ते चलेंगे तो जब आप कोई न्यूज़ पढ़ेंगे तो दिमाग सीधा वहीं जाएगा जहाँ सुने रहेंगे, तो थोड़ा से स्ट्रांग होता है नॉलेज जो है, और कनेक्टिविटी आती है। क्योंकि इसमें आपको ऐसे लिखना है, निबंध है। ये भ्रम में नहीं रहना कि हम एक आध पेपर में फेल हो जाएंगे सप्लीमेंट्री दे देंगे। 7 पेपर है, वहाँ भी वही क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन वाला। अगर कैटेगरी से हैं तो 46 नंबर हर पेपर में आना ही चाहिए, और अगर नॉन कैटेगरी है तो 66 नंबर आना ही चाहिए। लेकिन केवल क्वालिफाई करने से इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, मेरिट में आना पड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा, अगर 6 पेपर एकदम मस्त बनाए कि 7वां पेपर में सूद गए, अब्सेंट हो गया, फेल, ये नहीं सोचना है। तो बार सप्लीमेंट्री व्यवस्था कर ही आयोग। मतलब हर पेपर में आपको होना है प्रेजेंट, हर पेपर में। तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। निबंध है, उसमें एक बड़ा सेक्शन स्कोरिंग है बोलते हैं, और है भी। जितने भी सिलेक्शन लिए हैं उन लोग को पूछिएगा, बोलता है कि सेकंड पेपर में कमांड कर लीजिए, स्कोर मिलता है। क्योंकि प्रेजेंटेशन का खेल है निबंध जो है वो। तो उसके लिए तो कम से कम अवेयरनेस, वोकैबुलरी, ये सब आपको शब्दावली वगैरह तो चाहिए ही चाहिए। तो थोड़ा से धीरे से रूटीन का हिस्सा बनाएंगे आप, तब ये सब भी याद हो जाएगा। कोई न्यूज़ पढ़े, जांजगीर पढ़े, तो दिमाग थोड़ा लोकेट होगा नहीं कि जांजगीर, इतना सोच पाएंगे कि बिलासपुर डिवीजन में आता है, कि पता चले जांजगीर बस्तर का हिस्सा है, ऐसा सोचना शुरू कर दिए। न्यूज़पेपर का वही एडवांटेज है, वो आपको कुछ कुछ विजन देगा, सोचने के लिए दायरा बढ़ाएगा आपका। दुर्ग रीजन पर बात कर रहा हूँ। बांटना इसको 2 पार्ट में, ये डिवीजन है वो है दुर्ग, और यहाँ पर जिलों की संख्या है वो है 7। 2 पार्ट में बांटना है, और आना है टॉप से बॉटम। ऊपर से आए आप, मुंगेली की बाउंड्री है,
जिला का नाम है कबीरधाम, कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट। टॉप से बॉटम आना है। जिला का नाम है कबीरधाम, पहले नाम था कवर्धा, बाद में डिस्कस होगा, अभी याद रखना है कबीरधाम। जस्ट इसके साउथ में सिचुएटेड है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, फिर 3 नाम, खैरागढ़, फिर ऐसे बीच में साइन लगाना है, कंजक्शन का साइन है, संयोजक चिन्ह का था नाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। जस्ट इसके साउथ में सिचुएटेड है राजनांदगांव, दक्षिण में पड़ेगा खैरागढ़ की राजनांदगांव, और राजनांदगांव के साउथ में सिचुएटेड है फिर 3 नाम, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मोहला एक जगह है, मानपुर दूसरा जगह है, अंबागढ़ चौकी तीसरा जगह है। फिर से बीच में वो साइन यूज करना है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो ये 4 कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। फिर मैं बोला टॉप से बॉटम ही आना है, तो टॉप में डिस्ट्रिक्ट मिलेगा बेमेतरा, बेमेतरा नाम का जगह है ऊपर में। जस्ट बेमेतरा के साउथ में है दुर्ग, और दुर्ग के साउथ में है बालोद। ये 3 जिला, तो 4 और 3 7। ऊपर से है कबीरधाम, है कबीरधाम के नीचे खैरागढ़ है, खैरागढ़ के नीचे राजनांदगांव है, राजनांदगांव के नीचे मोहला है, ये चारों। फिर बेमेतरा है, दुर्ग है और बालोद है, ये तीनों। टोटल 7 जिला है यहाँ। रायपुर पर बात कर रहा हूँ। रायपुर डिवीजन, जिलों की संख्या है 5, 5 जिले आते हैं यहाँ। इसमें चलना है साउथ से नॉर्थ, यहाँ जैसे आप नॉर्थ से साउथ चले थे, जस्ट उल्टा। साउथ में जिला मिलेगा धमतरी, दक्षिण में, इस संभाग के दक्षिण में धमतरी नाम का जिला। धमतरी के नॉर्थ में है रायपुर, धमतरी के ऊपर है रायपुर नाम का जिला, और रायपुर के ऊपर है बलौदा बाजार, भाटा पारा। फिर 2 जगह के नाम से नाम है, बलौदा बाजार एक जगह है, दूसरा जगह है भाटा पारा। बलौदा बाजार भाटा पारा डिस्ट्रिक्ट है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट है, धमतरी। और इन्हीं के राइट साइड में जिला मिलेगा आपको, रायपुर धमतरी की बाउंड्री से लगा हुआ है गरियाबंद, गरियाबंद नाम का डिस्ट्रिक्ट है। और गरियाबंद की बाउंड्री रायपुर, बलौदा बाजार, सारंगगढ़ की बाउंड्री लगी हुई है महासमुंद से। ये 5 जिला यहाँ का, धमतरी, रायपुर, बलौदा बाजार। धमतरी से बाउंड्री याद रख लीजिएगा, राइट साइड गरियाबंद का है, और गरियाबंद के नॉर्थ रीजन पे है महासमुंद। ये 33 जिले, 33 डिस्ट्रिक्ट। काम का ये है कि यहाँ से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन आएगा मैच द फॉलोइंग में पूछेगा। एक साइड देगा डिवीजन का, एक कॉलम में या एक लिस्ट में डिवीजन का नाम, और दूसरे कॉलम में डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो आपको डिवीजन के साथ किस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है वो थोड़ा ध्यान देना है कि कौन, ये 5 डिवीजन है उसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। चले आगे, ये पहला पॉइंट है जो जानना है आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, 2 चीजें जाननी है, एक जिला कितनी है संख्या 33, और दूसरा संभाग संख्या है 5। तहसील आगे चल के जब जिला पर इंट्रो पर बात करूंगा तब आएगा, अभी बता दूं ती बक बका जब हमें पहली के हो ना, मैं जनरल नॉलेज दे रहा हूँ, जबरन नॉलेज दे तो आए नहीं हो कि तो डाइवर्ट कर दो। तो 253 जो तहसील है वो जिला में मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा कि कौन से जिला का कौन सा तहसील पार्ट है, और गिनेंगे हम वो 253। अभी मुद्दा नहीं है, अभी आप आए हैं, धीरे से ही समझते चलेंगे तो आगे खुलते चलेगा कहानी। चलो आगे, सेकंड पॉइंट है इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतरराज्यीय सीमा। इसका मतलब क्या है वो समझ ले। इंडिया की बात करते हैं, भारत देश के नाम भारत है, ये तो पता ही नहीं सका हो है। हाँ, इस इंडिया में स्टेट है 28 और यूटी केंद्र शासित प्रदेश है 8। राज्य होता है, ये जब आप एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी बस इतना जानना है। स्टेट बोलते हैं राज्य,
जिसकी संख्या है 28, और यूटी बोला जाता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, इसकी संख्या है 8। राज्य मतलब जहां खुद का गवर्नमेंट होता है, जिसकी अपना लेजिस्लेचर होता है, विधानसभा वगैरह। केंद्र शासित का मतलब होता है उसको रेगुलेट कर रही है कौन, सेंट्रल पावर, जो राष्ट्रपति है उसके माध्यम से वहां का शासन होता है। यहाँ का शासन राष्ट्रपति के माध्यम से नहीं होगा, राज्यपाल के माध्यम से होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट होता है। केंद्र शासित का पावर कौन देखता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ अभी पूरे भारत में बोला जाए तो 8 यूनियन टेरिटरी है और 28 स्टेट है, दोनों को अगर मिलाए तो वही कहलाता है इंडिया। भारत कहने का मतलब स्टेट एंड यूटी से। नंबर्स बता दिया मैं आपको। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ जो है वो कैसे, कि केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत देश के 28 राज्यों में से एक राज्य है। अब उसी को लेके कहानी है। अब 28 राज्य को ही लेके बोल रहा हूं। भारत देश के 28 राज्य में से कुछ राज्य ऐसे हैं जिसका इंटरनेशनल बाउंड्री है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री आपको मिलेगा। इंटरनेशनल बाउंड्री मतलब जो हमारे देश के सीमा के साथ किसी दूसरे देश की बाउंड्री है। जैसे पाकिस्तान हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है, बांग्लादेश। अब ये दोनों के नाम एकर से तिले ही मन दोनों चला था मुद्दा में, दोनों तफा थे एक तनीले। एक अलावा चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, ऐसा सुने होंगे आप। ये सब की बाउंड्री कोई स्टेट, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे पंजाब सुने, पंजाब की बाउंड्री पाकिस्तान के साथ है तो वो स्टेट है पंजाब, तो उसकी बाउंड्री क्या हो गई, इंटरनेशनल। ठीक। एक कुछ राज्य ऐसे मिलेंगे जिसकी सीमा क्या है, अंतरराष्ट्रीय। कुछ राज्य ऐसे मिलेंगे जिसकी सीमा समुद्री है, कोस्टल, कोस्टल बाउंड्री है, समुद्री सीमा है। जैसे महाराष्ट्र देख लीजिए आप, है नहीं, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, ओडिशा देख लीजिए, केरला, तमिलनाडु, ये सब क्या है, कोस्टल बाउंड्री। कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, कोस्टल बाउंड्री है, समुद्र की सीमा लगी हुई है। कुछ राज्य ऐसे मिलेंगे जिसका इंटरनेशनल बाउंड्री भी है और कोस्टल बाउंड्री भी है। जैसे गुजरात, इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ भी है और अरेबियन सी के साथ भी, कोस्टल बाउंड्री भी है। कुछ नहीं, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, बे ऑफ बंगाल से, और बांग्लादेश की भी बाउंड्री। तो कुछ स्टेट ऐसे भी मिलेंगे 28 में से जिसका इंटरनेशनल कोस्टल दोनों बाउंड्री। अगला पॉइंट ये भी हो सकता है कि ना तो उसका इंटरनेशनल बाउंड्री हो ना उसका कोस्टल बाउंड्री। कुछ राज्य ऐसे भी हैं ना तो उसका कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है, मतलब ना तो चाइना से, नेपाल से, भूटान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, इसके साथ कोई बाउंड्री नहीं है। कोस्टल बाउंड्री का मतलब 2-3 समुद्र है, साउथ में हिंद महासागर है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है, तो उनके साथ बाउंड्री नहीं है। ऐसे 28 में से 5 राज्य है, उसमें से एक छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का किसी भी समुद्र के साथ बाउंड्री नहीं है, ना ही किसी दूसरे देश के साथ बाउंड्री। उसी के लिए टर्म्स यूज किया जाता है इंटर स्टेट बाउंड्री स्टेट, अंतरराज्यीय सीमावर्ती राज्य। मतलब वो भारत के अन्य राज्यों से क्या है, कवर्ड है, घिरा हुआ है। या इसी के लिए टर्म्स यूज करते हैं नेबरिंग स्टेट, पड़ोसी राज्य। दूसरे फॉर्म में अगर आप देखें तो इंटर स्टेट बाउंड्री है, हमारा कोई जो राज्य है उसकी बाउंड्री किसी ना तो कोस्टल है ना तो इंटरनेशनल है। पिछला स्टेट सर्विस का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री कितने स्टेट के साथ है, तो नंबर है 7। स्टेट सर्विस 24 का क्वेश्चन है, आया हुआ था क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ कितने राज्य की सीमा को छूता है, ऐसा पूछा गया है। वही पूछना चाह रहे हैं सराउंडिंग्स, तो उसके सराउंडिंग में स्टेट है 7। इसी 7 पर कहानी है अगला, इंटर स्टेट पर बात कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट है फेस 1 का। ये आउटर बाउंड्री है स्टेट का, इनर बाउंड्री ये है 5 रेवेन्यू डिवीजन, ऐसा कुछ सुन लिए हैं आप, है नहीं।
जो ये दिख रहा है बाहर, ये आउटर बाउंड्री है। अब इसी पर बात कर रहा हूं मैं। डायरेक्शन लेना है, ईस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है। ईस्टर्न डायरेक्शन पहले ले रहा हूं। ये बस्तर रीजन है, बस्तर रीजन का एरिया ले लेना है पूरा। और यहां से सरगुजा रीजन, बस्तर रीजन से सरगुजा रीजन के बीच एक स्टेट की बाउंड्री है, राज्य है ओडिशा। एक राज्य की सीमा लगती है छत्तीसगढ़ के पूरे ईस्टर्न रीजन में। ये बस्तर रीजन है, बस्तर रीजन का आखिरी और सरगुजा रीजन का सेंटर पॉइंट, ये पूरा उड़ीसा है। ठीक, क्लॉकवाइज चलना है। अब यहां से घड़ी की दिशा में घूमे आप। तो अगला सदर्न रीजन पर बात कर रहा हूं, दक्षिण में, साउथ पर। यहां है ओडिशा, छत्तीसगढ़ के पूर्व में है ओडिशा। दक्षिण में दो राज्य है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। दो राज्य है दक्षिण में। ओडिशा के बाद ये जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये जो स्टेट है वो है तेलंगाना। ये दोनों छत्तीसगढ़ के साउथ में सिचुएटेड है, दक्षिण के राज्य। ईस्ट में है ओडिशा, एक हो गया, साउथ में दो, मतलब तीन हो गए, 7 में से ये 3। आगे चलना है। बोल रहा हूं साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये वाला रीजन साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मोस्टली। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यहां से एक स्टेट है, नाम है महाराष्ट्र। साउथ वेस्ट में सिचुएटेड है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट की बाउंड्री। अब ये पूरा यहां से ले ले थोड़ा बहुत साउथ वेस्ट का रीजन। मेनली अगर बोला जाए तो वेस्ट रीजन है और नॉर्थ वेस्ट का रीजन है। वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यहां तक की कहानी। ये पूरा, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट है। आप या बोले वेस्टर्न रीजन या बोले नॉर्थ वेस्ट रीजन। ये पूरा यहां से बोल रहा हूं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का ये पूरा रीजन जो है वो मध्य प्रदेश की बाउंड्री है। नॉर्थ में आना है अब। नॉर्थ, ये जो छत्तीसगढ़ का नदर्न रीजन है, ये लगता है बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश है छत्तीसगढ़ का नॉर्थ। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये वाला रीजन नॉर्थ ईस्ट, ये वाला रीजन बोल रहा हूं नॉर्थ ईस्ट। इस नॉर्थ ईस्ट रीजन पे सिचुएटेड है झारखंड। ये जो है वो है झारखंड। ये 7 राज्यों का स्टेटस है। छत्तीसगढ़ के ईस्ट में सिचुएटेड है वो है आपका ओडिशा, ईस्ट में है। साउथ में दो स्टेट है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। साउथ वेस्ट में है महाराष्ट्र। फिर चाहे आप वेस्ट रीजन ले, मोस्टली जो है नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है वो है मध्य प्रदेश। नदर्न रीजन में सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट रीजन पे है झारखंड। ये वो 7 राज्य है। स्टेट सर्विस 2024 का क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ की बाउंड्री जो है वो कितने नंबर्स पूछा गया था। विच नंबर्स ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट बाउंड्री कवर्ड इन, अलग अलग स्टेट का नाम पूछा गया था कवर्ड। तो 17 सॉरी आपका 7 स्टेट से कवर्ड है। इसी के लिए टर्म्स यूज किया गया है क्या, इंटर स्टेट बाउंड्री। मतलब कहीं भी आपको कोई देश का नाम नहीं बोला हूं मैं, ना कोई सी लैंड बोला हूं या फिर कोई समुद्री कोस्टल बाउंड्री बोला गया है। तो 7 राज्यों के साथ सीमा है। इसी पर अगली क्लास से बात करूंगा। जैसे आप यहां से देख रहे हैं, ये है क्या पूरा बस्तर, आउटर लाइन है ये छत्तीसगढ़ का, और ये पूरा रीजन क्या है बस्तर है।
अब बस्तर का ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट के साथ बाउंड्री है, ये भले नहीं बोल सकते क्योंकि ऊपर छत्तीसगढ़ है, स्टेट नहीं है और डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री है, तो ये वाला रीजन तो बोल सकते हैं इसका, चाहे आप बोले ईस्ट साउथ बोले, बस्तर का साउथ वेस्ट बोले या वेस्ट बोले, आपको राज्य दिखेगा ही। बस्तर का बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का नहीं बोल रहा हूँ। बस्तर के ईस्ट में कोई स्टेट है, साउथ में स्टेट है, साउथ वेस्ट में स्टेट है और वेस्ट में स्टेट है, और नंबर्स हैं। जब यहाँ जिलों की संख्या 7 है तो कोई ना कोई जिला इस बाउंड्री पे होगा ही, कि बीच में है सब के सब, बाउंड्री में कोई नहीं है। अभी खींचे रहे हो ना, बाउंड्री भी है, तो उसी पर अगला बात करूंगा। जैसे ये रीजन है, ये है क्या, सरगुजा। अब सरगुजा का भी स्टेटस देख लीजिए आप, नॉर्थ में है सरगुजा डिवीजन के, उत्तर प्रदेश। चाहे आप नॉर्थ वेस्ट बोले या वेस्ट बोले, पूरा कवर करती है मध्य प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट सरगुजा का ईस्ट रीजन जो है वो है, तो यहाँ भी आपको 4 स्टेट की बाउंड्री दिखेगी। तो इस बाउंड्री में जो भी जिले होंगे वो किसी ना किसी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर ही रहे होंगे। ये है बिलासपुर, बिलासपुर का ये रीजन यहाँ से, और ईस्टर्न रीजन पे ये रीजन, ये किसी ना किसी स्टेट के साथ है। ईस्ट में स्टेट है, वेस्ट में स्टेट है, 2 राज्यों के साथ बाउंड्री है इस संभाग की। मतलब इस बाउंड्री में कोई जिला होगा उसकी बाउंड्री इधर लगेगी, इस बाउंड्री में जो भी जिला होगा उसकी बाउंड्री उड़ीसा के साथ होगी। ये है आपका, यहां से है ये दुर्ग, दुर्ग डिवीजन। और दुर्ग डिवीजन की बाउंड्री अगर देखा जाए तो एक एमपी है, दूसरा महाराष्ट्र है, तो इसकी भी आपको बाउंड्री जिला के रूप में कहीं कहीं किसी न किसी राज्य के साथ दिखेगा ही। और ये है आपका रायपुर, पूरा एक ही बाउंड्री है, इधर से पूरा एक जो स्टेट दिख रहा है वो है ओडिशा। तो इसी को अगली क्लास में बात करूंगा कि कौन से डिवीज़न के कौन से जिला जो है वो इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट है, अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिला है। उसी पर अगला कहानी है। 2 टर्म्स देखेंगे वहां पर, इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट, लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट, 2 टर्म्स आएगा। अभी फिलहाल इतना ध्यान दें कि छत्तीसगढ़ के सराउंडिंग्स में या नेबरिंग जो स्टेट है या इंटर स्टेट बाउंड्रीज है उसका नंबर्स है 7 विथ डायरेक्शन कि कौन कौन से दिशा में। ठीक, अगली क्लास में इस पर मैं आगे चल के बात करूंगा। जो बताना है आप, आया यहाँ तक? कुछ नहीं तो घर में जा, कुछ नहीं करना है आप, कोई एडिशनल बुक नहीं पढ़ना है, इवन इंस्टीट्यूट का भी बुक मिलेगा तो अभी इग्नोर करना है। जब तक आपका बेस ना बन जाए तब तक बुक उठाना ही नहीं है। और कोचिंग भाग नहीं रहा है और ना हम भाग रहे हैं। आप पहले बेस बना लीजिए, फिर उस पर कोई किताब पढ़िए, तब चीज़ें अच्छी लगेंगी। और आप शुरू से ही बेस ही नहीं बनाए हो, किताब धर लेंगे तो नहीं समझ आने वाला। मैं किताब से पढ़े हूँ, पहले बता देता हूँ आपको। मैं जो पढ़ाऊँगा वो किसी रेफरेंस बुक में उस प्रेजेंटेशन के साथ नहीं मिलने वाला, किसी भी रेफरेंस बुक में। तो पढ़ना तो नहीं पहली बात। और मेन रोकने का पर्पस है कि डाइवर्ट नहीं होना है। स्टार्टिंग स्टेज में है, इनिशियल है, बिगिनर्स हैं। यहाँ पर अगर आप विचलित हुए तो अगला बेस बनेगा ही नहीं, तो फिर आगे चल के समझ नहीं आएंगे। तो चुपचाप कुछ नहीं करना है, घर में जाके 15-10 मिनट जितना टाइम दे सके एक बार खींच लेना है। डब्बा सब्बा हाथ से ही खींचना है। इसलिए मैं भी आप सीखे करके हाथ से ही खींच रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ। आर्टिफिशियल मैप यूज़ कर सकता हूँ, है नहीं क्या? गूगल में गाड़ा कर मैप पड़े, 1-8 उठा कोही में एदे है बिलासपुर एगा, एदे रायपुर है, हो गे मोर कहानीपुर के दार भात चूर गे। और तहन ते सोचा था कि रायपुर कहाँ है, दिखबे ना कर रहा है। मैं कोर्स कंप्लीट कराने के लिए नहीं आया हूँ दादा, मैं सिखा जाऊँगा कुछ कि इसको पढ़ना कैसे है। और आप ही का क्षमता है, आप अपने क्षमता के दम पे एग्जाम क्रैक करेंगे, हमारा कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। बस हम आपको डायरेक्शन सही दे रहे हैं कि ये ऐसा पढ़ने से आपको आसानी होगा चीज़ों को समझने में। कोचिंग का बस वही एडवांटेज होता है कि जो आप खुद सेल्फ स्टडी करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको हम 50% में लेके आके समेट के दे देते हैं कि ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अनुभव के हिसाब से, अपने हिसाब से कि हाँ ये क्वेश्चन है। और ये भी ना सोच लेना कि जो पढ़ा रहा होगा एकदम ठलहच होगा क्या, हाँ वो अपने फील्ड का मास्टर है। कोई इस स्टेज में आके खड़ा होगा तो ये भी नहीं समझ लेना है कर नहीं निकली सोई तेकर से पढ़ा थे, वो का निकाले बताई तो मुँह फाड़ देवे। ये भी विचारधारा नहीं होना चाहिए। हमारा काम एक ही होना चाहिए, जहाँ सीखने मिल जाए सीख के निकल ले। तोर सिलेक्शन हो जाना भैया, ते अपन सिलेक्शन बराहस की दूसरा देखे बराहस,
कि वहाँ देखो हाँ पढ़ा जेकर खुद ना निकले तो ते अपन सलेक्शन ले ले निकल यहाँ पहली फुर्सत में कि रिश्ता बना कर रखना यहाँ नहीं है ना। समझ गया कहानी को। ठीक, तो अगली क्लास में इस पर बात करूंगा। एक पढ़ेंगे हम इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट, अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिला, और नॉट इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए टर्म्स यूज किया गया लैंड लॉक, और जिला की संख्या कम से कम वो याद रहे कितना जिला है। हाँ ठीक है, बढ़िया, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।